हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो हम लोग कर रहे थे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के लेक्चर्स और लास्ट लेक्चर तक हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का, बेंजीन और उसके बाकी भाई लोगों का, वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, सल्फोनेशन और हेलोजिनेशन ये हमने रिएक्शन कर ली है, डिटेल मैकेनिज्म के साथ किया है। आज हम बात करेंगे डाई सब्स्टिट्यूशन, मतलब बेंजीन में एक ग्रुप पहले से लगा हो, दूसरा ग्रुप कहाँ लगेगा, ऑर्थो पैरा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स क्या होते हैं, एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, साथ में बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डिस्कशन। फिर उसके बाद ट्राई सब्स्टिट्यूशन, मतलब दो ग्रुप लगे हो, तीसरा कहाँ लगेगा। फिर है रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कौन से फैक्टर्स उसके रेट को अफेक्ट करते हैं, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन एक बार थोड़ा पुराना रिवीजन करना जरूरी है। फटाफट एक बार पांचों रिएक्शन को देख लेते हैं जो लास्ट लेक्चर में हमने किए थे डिटेल मैकेनिज्म के साथ। तो वो हमने किए थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन के रिस्पेक्ट में हमने किया था। लेकिन याद रखिए, हम भले से बेंजीन की रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, लेकिन बाकी एरोमेटिक कंपाउंड्स जैसे फ्यूरॉन है, ठीक है, पायरोल है, ये सब भी सारे रिएक्शन देते हैं। थोड़ा बहुत आज डिटेल देखेंगे, उनकी बात भी करेंगे। एक बार हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कौन कौन से रिएक्शन हमने देखे थे लास्ट लेक्चर में। पहले देखा था Cl2 चाहे Br2 ले, AlCl3 चाहे, ठीक है, एफी कैटलिस्ट, बहुत सारी चीजें देखी थी। एक क्विक रीजन, तो उसमें Cl चाहे Br लग जाता है। इसको बोला था हमने कौन सा रिएक्शन, हेलोजिनेशन। बेंजीन में H हटके क्या लग जाता है, Cl लग जाता है। बेंजीन में H हटके Cl लग जाता है। भाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, बेंजीन का H+ हटता है, और कोई और इलेक्ट्रोफाइल लग जाता है। तो इस केस में इलेक्ट्रोफाइल Cl लेंगे, Cl2 लेंगे तो Cl+, Br2 लेंगे तो Br+ लग जाता है। दूसरा हमने बात किया था नाइट्रेशन का, जब बेंजीन का रिएक्शन कॉन्क H2SO4, साथ साथ में और भी रिएजेंट है, लेकिन एक रिवीजन। तो नाइट्रेशन में क्या लग जाता है, बेंजीन में से H+ हट के लग जाता है क्या, नाइट NO2+। ठीक है, इसको बोलते हैं नाइट्रेशन। इसको हमने बोला नाइट्रेशन। देखिएगा उस लेक्चर को, डिटेल डिस्कशन किया गया है वहां पे। फिर है बेंजीन का सल्फोनेशन। बेंजीन का रिएक्शन कॉन्क H2SO4 से करा दे चाहे ओलियम से करा दे, बेंजीन का रिएक्शन कॉन्क H2SO4 चाहे ओलियम से करा दे, इसको बोला हमने सल्फोनेशन। बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। और नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दो रिएक्शन थे कि बेंजीन का हम कराते हैं एल्काइल हैलाइड AlCl3, चाहे और भी रिएजेंट लेते हैं तो बनता है एल्काइल बेंजीन। और साथ में जब बेंजीन का रिएक्शन RCOCl एसिड हैलाइड AlCl3 से कराते हैं तो बनता है एसाइल बेंजीन। ये दोनों फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन थे। इसमें से ये था फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, FC मतलब फ्रीडल क्राफ्ट, दिस वाज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और ये था फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो डिटेल प्लीज आप देख सकते हैं उसमें लास्ट लेक्चर में। थोड़ा सा रिवीजन जरूरी था यहाँ पे, क्योंकि इसके रेफरेंस में हमको आगे बढ़ना है। हमेशा भाई लेक्चर कनेक्टेड होते हैं। अब जरा देखो, अभी तक बेंजीन में हमने जो कराया उसमें क्या था भाई, बेंजीन में छह हाइड्रोजन है। बेंजीन में 6 हाइड्रोजन है, उसमें से हमने एक हाइड्रोजन को हटा के अलग अलग इलेक्ट्रोफाइल लगाए, Cl+, Br+, NO2+, SO3 और R+, COR, ये सब अलग अलग इलेक्ट्रोफाइल लगाए और तमाम रिएक्शन हो गए। ठीक है, कुछ रिएक्शन हम 11th में पढ़ते हैं, बाकी रिएक्शन और भी बहुत सारे रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक में फिर से बोल दूं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कोई सिंगल रिएक्शन का नाम नहीं है, उसमें से बहुत सारे, ये एक टाइप ऑफ रिएक्शन है जिसमें से आपने 5 रिएक्शन अभी पढ़े हैं। बाकी आगे चल के गटरमैन कोच, गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, पता नहीं कितने रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, रिमर टीमन रिएक्शन, कोलबेर रिएक्शन, बहुत सारे रिएक्शन आप 12th में पढ़ने वाले हैं, वो इसी कैटेगरी के होंगे। लेकिन फिलहाल 11th की बात करते हैं। तो ये क्या देखा हमने, बेंजीन में एक ग्रुप लगा है, एक ग्रुप लग गया, उसको कहाँ लगेगा, 6H हटा के, भाई 6 में से कहीं लगा दीजिए, 6 में से किसी H को हटा के लगा दीजिए, एक ग्रुप को लगा दीजिए। अब हम बात करेंगे डाइस। ये था मोनो सब्स्टिट्यूशन इन बेंजीन, खाली था, नंगा बेंजीन था, जो ग्रुप लगाना है लगा दीजिए भैया। अब अब बात आती है कि एक ग्रुप पहले से लगा है, और दूसरा ग्रुप कहाँ लगेगा। एक ग्रुप पहले से लगा है और दूसरा ग्रुप, अब ये चलो यही सब रिएक्शन फिर से यही पढ़ेंगे, रिएक्शन यही रहेंगे, लेकिन क्या है, पहले ही एक ग्रुप लगा होगा, अब कितनी पोजीशन, अगर एक ग्रुप लगा है तो अब कितनी पोजीशन बाकी है, 5 पोजीशन खाली है। एक ग्रुप पहले से लगा है तो 5 पोजीशन खाली है। इसमें से अब पांचों में से नया इलेक्ट्रोफाइल जो आएगा वो कहाँ लगेगा, वो कैसे डिसाइड होगा, आज हम उसकी बात करेंगे। तो इसको जरूर देख पढ़ लीजिएगा।
आज हम बात करेंगे डाई सब्स्टिट्यूशन। सिंपल है। अगर आपने टर्म वो देखे हैं, मैकेनिज्म समझा है इस सब पांचों रिएक्शन का, तो बहुत आसान है, याद नहीं करना पड़ेगा। डाई सब्स्टिट्यूशन इन बेंजीन, एक ग्रुप पहले से लगा है, दूसरा ग्रुप कहां लगेगा। when when any group is any group, जैसे NO2 Cl Br जो भी था, is already present on benzene ring, then position of second electrophile, फिर से वही सब रिएक्शन कराएंगे, देखना। सेकेंड इलेक्ट्रोफाइल इज डिसाइडेड बाय ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट। जो पहले से ग्रुप लगा हुआ है वो बताएगा कि अब 5 पोजीशन है भाई, अब 5 में से तुम कहां लगोगे नया वाला इलेक्ट्रोफाइल, वो मैं बताऊंगा। ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट, जो रिंग पे पहले से प्रेजेंट है वो बताएगा आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कि तुम कहां लगोगे। ठीक है, कहां कहां तुम्हारे पास मौका है लगना का। अब याद रखिए, अब बेंजीन में अगर कोई ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है, कोई भी ग्रुप हो, मिथाइल, एथाइल, Cl, Br, NO2, कोई भी ग्रुप हो, उसके रिस्पेक्ट में अब इन पोजीशंस के नाम होते हैं। जब ये ग्रुप कोई प्रेजेंट हो, कोई भी हो, अब उसके रिस्पेक्ट में इसको क्या पोजीशन को बोलते हैं, इस पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो, चाहे डिनोट करते हैं O से। इस पोजीशन को बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू दिस ग्रुप, याद रखिए, इस ग्रुप के जस्ट बगल वाली पोजीशन को क्या बोलते हैं, ऑर्थो। इस पोजीशन को बोलते हैं मेटा, चाहे M से डिनोट करते हैं, और इस पोजीशन को बोलते हैं क्या, पैरा। इस पोजीशन को बोलता है पैरा, चाहे P से डिनोट करते हैं। ये भी ऑर्थो, ये भी O, ये भी हो गया क्या, मेटा। तो मेटा की 2 पोजीशन नोट करो, मेटा की 2 पोजीशन है, ऑर्थो की 2 पोजीशन है, और पैरा की 1 पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट टू दैट ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट। अब ये 5 पोजीशन है, इनमें से अब इलेक्ट्रोफाइल जब फिर से आएगा E प्लस कोई Cl प्लस Br प्लस, तो कहां लगेगा, वो ये आदमी जो है यहां पे वो बता देगा। ये डायरेक्ट करेंगे, किसी को बोलते हैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रुप। ठीक है, अब जरा देखिए, अब देखिए, डिपेंडिंग ऑन their directive nature, depending on that directive nature, these groups, डायरेक्टिंग नेचर मतलब अब दूसरा इलेक्ट्रोफाइल कहां लगेगा, डिपेंडिंग ऑन देयर डायरेक्टिंग नेचर, these groups have been classified into 2 categories, classified into 2 categories, 2 categories। देखते हैं कौन कौन सा, 2 कैटेगरीज। तो पहला कैटेगरी है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। कौन से, नाम में ही क्लियर है, और OP मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। दीज ग्रुप्स डायरेक्ट द second electrophile, these groups direct the second electrophile to their ortho and para positions, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। कोई एक सिंगल ग्रुप नहीं है, बहुत सारे हैं। तो जरा देखते हैं कि पहले टर्म क्या है, कैसे पहचानेंगे इस बात का मतलब। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि OH ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, OH में बोल रहा हूं एक ऑर्थो पैरा, बाद में देखेंगे पहचान क्या है, कोई याद करने की बात नहीं कि सर ये कैसे याद करेंगे, कोई याद लिखा जाएगा लेकिन याद नहीं करना है। जैसे कहीं लिखा क्या है कि OH ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का ये मतलब है कि चलिए OH का हमने HNO3 से रिएक्शन करा दिया, OH का HNO3 से, तो भाई नाइट्रेशन HNO3 से भी करा सकते हैं, नाइट्रेशन HNO3 से भी करा सकते हैं, तो इसमें भी NO2 लगेगा। लेकिन NO2 दो प्रोडक्ट बनेंगे, 2 प्रोडक्ट मेनली बनेंगे, एक ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, एक पैरा नाइट्रोफिनॉल। ये मतलब है इस, ठीक है। अगर कहीं लिखा है कि वो चीज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, उस बात का मतलब क्या है, ये कि
NO2 जो NO2 प्लस यहाँ से मिलेगा, भाई HNO3 से क्या मिलेगा हमको, इलेक्ट्रोफाइल, हमने कर लिया है, NO2 प्लस मिलेगा, तो वो NO2 प्लस एक बार OH के ऑर्थो पोजिशन पे, एक बार OH के पैरा पोजिशन पे लगेगा। और भी बहुत सारे ऐसे ग्रुप है, अभी देखते हैं। तो ये है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप का मतलब, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप का ये मतलब। जैसे मैंने बोल दिया, आप तो कर लोगे। जैसे मैंने बोला OCH3, अभी फिलहाल मतलब समझते हैं, फिर देखेंगे कि क्या है, कुछ तो खास होगा इनमें, कुछ तो खास होगा इनके ऑर्थो पैरा की बात, ठीक है। जरा देखिए, अब इसका नाइट हमने करा दिया, चलो Cl2Fe से रिएक्शन, OCH3 Cl2 से रिएक्शन करा दिया, तो ये भी अगर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, लिखा गया है OCH3 ग्रुप जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहां भी दो प्रोडक्ट बनेंगे, OCH3 के रिस्पेक्ट में Cl, और एक प्रोडक्ट OCH3 के रिस्पेक्ट में भाई ऑर्थो पोजिशन पे क्लोरीन लगा हुआ और एक पैरा पोजिशन पे क्लोरीन लगा हुआ प्रोडक्ट बनेगा। नोट कर लीजिए। पहले एग्जांपल देखते हैं, फिर अगर एक कैटेगरी के ग्रुप है तो कुछ तो उनमें खास कैरेक्टर होगा, वो हमको देखना है, कुछ तो खास कैरेक्टर ग्रुप होगा। एग्जांपल्स ऑफ, एग्जांपल जरा देखते हैं, तो यहां लिखूंगा मैं एग्जांपल्स ऑफ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, OP डायरेक्टिंग ग्रुप, एग्जांपल्स ऑफ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। और देखना, याद नहीं करना है, रटना नहीं, कुछ पहले लिखिए, रटना नहीं, रटने के लिए नहीं बैठे यहाँ पे। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन कौन है भाई? एक तो हमने दो तीन नाम यहां देख लिए, OH, OR, ठीक है, NH2, NHR, O माइनस, NH माइनस, ठीक है, CH3, CH3 क्यों? एल्काइल ग्रुप। R, R का मतलब आप जानते हैं CH3 C2H5, बहुत सारे हो सकते हैं। फिर यहाँ F, Cl, Br, I, हेलोजन्स, हेलोजन्स को कॉमनली हम कैसे डिनोट करते हैं? एक्स से डिनोट करते हैं, वो भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। फिर देखिए CH डबल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH, कुछ COR, इस टाइप के ग्रुप COR, और कुछ हो सकता है, बिल्कुल C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रटने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। अभी पहले देखिए, कुछ तो खास बात होगी इसमें, वो हम देखते हैं, कुछ तो खास बात होगी भाई। ये तो इन्फॉर्मेशन के लिए और एटसेट्रा लिखा गया है, इसमें और भी हो सकते हैं, तो क्या हम सब रट लेंगे? जरूरत ही नहीं है, हम देख के पहचान सकते हैं। अब इनमें क्या खास, एक कुछ कैरेक्टर खास है, अब हमको पहचानना कैसे? कुछ खास कैरेक्टर है, बाकी हम डिटेल देखते हैं अभी। कुछ खास कैरेक्टर सब में है। दीज ग्रुप्स, अब अपने समझ के लिए कि सर याद नहीं रहा ये ग्रुप का नाम, इतने सारे एग्जांपल हैं और भी शायद आपने तो पूरा लिखा नहीं, बिल्कुल नहीं लिखा, तो हम कैसे पहचाने? पहला कैसे पहचाने दीज ग्रुप्स, जरा देखिए कैसे पहचाने दीज ग्रुप्स यूजुअली हैव, कैसे पहचाने? यूजुअली हैव, ये इनका मेन करे फीचर है, आइदर लोन पेयर, these groups usually have either lone pair or negative charge on that atom which is directly connected to benzene ring, directly connected to benzene ring, benzene ring। देखिए 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 भाई, ये इनका एक जनरल फीचर है, ये इनका आप देखिए, अभी ये नोट कर लो, ये हमारे काम आएगा। इन ग्रुप में आप यूजली देखेंगे, कुछ खैर कुछ और फैक्टर्स हैं कि जो एटम रिंग से कनेक्टेड है, भाई ग्रुप में भाई एटम तो बहुत सारे, लेकिन जो एटम रिंग से कनेक्टेड है उसके पास या तो लोन पेयर होगा या नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर होगा या नेगेटिव, ये यूजुअल फीचर है। साथ साथ में कुछ और भी ग्रुप हो सकते हैं, लेकिन ये जनरली आपको ग्रुप्स में देखने को मिलेगा। जो एटम इनका रिंग से कनेक्टेड होगा, बेंजीन रिंग से, उसके पास या तो लोन पेयर होगा या क्या होगा, माइनस चार्ज होगा, माइनस चार्ज होगा। देख लीजिए, माइनस चार्ज होगा, ओ OH
ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, कैसे पहचाना हमने? नहीं, अगर याद नहीं है OH कैसा डायरेक्टिंग ग्रुप है, नहीं याद है, तो O के पास क्या है? लोन पेयर। भाई OH का O ही तो रिंग से कनेक्टेड होगा, बेंजीन रिंग से, लोन पेयर है। चलिए OCH3 में बिल्कुल OH O माइनस कैसा ग्रुप है? नहीं पता, अरे O माइनस कनेक्टेड है, रिंग से कनेक्टेड एटम पे माइनस चार्ज है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ये सब लोन पेयर वाले। NH माइनस, N माइनस चार्ज है। F हेलोजन सब में लोन पेयर होता है, सब में लोन पेयर है भाई। ये इनका यूजुअल फीचर है, लेकिन नोट कर लो। तो मुझे लगता है कि इस बात से ज्यादा ये बात इंपॉर्टेंट है, इस बात से ज्यादा जो आपने लिखा है ये बात इंपॉर्टेंट है। अब जरा देखिए, इस बात से ज्यादा नोट कर लो, मुझे लगता है ये बात जरूर नोट कर लीजिए। कैसे हम मतलब नहीं याद रहा एग्जाम्पल, भाई एटसेट्रा लिख दिया, इसका मतलब और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो मैंने कहा याद करने की जरूरत नहीं है। अब आप ये कह सकते हैं कि सर आप ये बात लिख रहे हैं कि भाई चलिए कुछ लोन पेयर चाहे नेगेटिव चार्ज होता है, ये इनका यूजुअल फीचर है, तो इसमें कहाँ है लोन पेयर भाई? कहाँ है लोन पेयर? CH डबल बॉन्ड कहाँ है इसमें? भाई ये सी यहाँ से कनेक्टेड होगा, ये यहाँ से बेंजीन से कनेक्टेड है, इसी के पास कहाँ लोन पेयर है? इसी के पास कहाँ है लोन पेयर? ठीक है, R के पास कहाँ है लोन पेयर? अरे एल्काइल ग्रुप के पास कौन सा लोन पेयर है भाई? CH3 C2H5, कहाँ लोन पेयर होगा? इसलिए यूजुअली वर्ड लिखा गया है, कुछ सोच के लिखा गया है। इसका मतलब ये तो हम समझ सकते हैं कि ये जो आपने सर आपने बात एक जनरल फीचर बताया है, ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप नेचर का नहीं। ठीक है, मैंने कहा कि भाई हिंट चाहिए ना हमको, एग्जाम में जल्दी करना है, कोई आंसर करना है तो जल्दी पहचाने, उसका प्रोडक्ट लिखे, उसके लिए ये काम आ सकता है। लेकिन ये बात हर जगह तो वैलिड है नहीं, ये बात आप देखो हर जगह वैलिड नहीं है, तो फिर कुछ, तो इसका मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर का ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन तो नहीं हुआ। तो फिर क्या एक्सप्लेनेशन है? सारा आंसर एक बात में छिपा है। जब हमने लास्ट लेक्चर में मैकेनिज्म किए थे रिएक्शन के, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, हैलोजिनेशन, तो उसमें इंटरमीडिएट का था, उन सारे रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बना था? एरिनियम आयन। याद रखिए एरिनियम आयन, चाहे इसका क्या नाम लिखा था उसका, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। और मैंने बोला था सबसे इंपॉर्टेंट है वो ऐसा इंफॉर्मेशन है जो कभी भी गलत नहीं होगा। हिंट है यार, हिंट है तो कुछ ट्रिक मान लो, ये कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं हो सकता, लेकिन मेन जो बेसिक समझते हैं वो क्या है, बेसिक फीचर क्या है ऑर्थो पैराडाइटिक ग्रुप का? एरिनियम आयन की स्टेबिलिटी। मैंने उस समय बोला था कोई भी ऐसा फैक्टर जो एरिनियम आयन को स्टेबलाइज करेगा वो बहुत कुछ डिसाइड करेगा। अब देखते हैं, अब प्रॉपर एक्सप्लेनेशन प्लीज। ये मत समझना कि सर ने लिखा है कि सर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ये ग्रुप होता है, तो कोई पूछ देगा तुमसे तो ये बताओ, वो बताओ कहाँ है एल्काइल ग्रुप में। आप समझो मेरी बात, मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, लेकिन समझना जरूरी है कि भाई सर ने ये हिंट लिखा है कुछ अपने हिसाब से समझ के कि भाई ये जनरल दिखता है ऐसा, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, सोचना ही मत कि सर ने ये होता है उसमें। तो क्या एक्सप्लेनेशन है, तो हम देखेंगे ये वो ग्रुप है। अब प्रॉपर बात, ये बात कभी गलत नहीं होगी, ये वो ग्रुप है, ये वो ग्रुप है जो एरिनियम आयन को स्टेबलाइज करते हैं जब इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो चाहे पैरा पे लगता है। ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। अब देखिए, अब प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अब आती है, ठीक है, अब आती है मेन बात, रीजन फॉर। प्लीज वो रीजन नहीं था, लेकिन एग्जाम में काम आ जाएगा, सवाल करेंगे जल्दी काम आ जाएगा, जल्दी पहचान जाएंगे। कम से कम लोन पेयर चाहे नेगेटिव देखा एटम से, बेंजीन से कनेक्टेड एटम पे, तो इतना तो गेस मार सकते हैं ना यार। लेकिन एक्सप्लेनेशन, रीजन फॉर देयर, मतलब इन ग्रुप्स का ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर का रीजन क्या है। अब देखो, सारा एक्सप्लेनेशन याद रखो किसमें है? एरिनियम आयन चाहे सिग्मा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी। अब देखिए, चलिए इसमें से मैंने एक ग्रुप लिया OH, एक ग्रुप लेके हम शुरू करते हैं, है तो बहुत सारे, लेकिन एक ग्रुप समझ लेंगे बाकी समझ में आ जाएगा। इसमें कह रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल कोई आ रहा है E प्लस, मतलब यहाँ पे Cl प्लस, Br प्लस, NO2 प्लस, कुछ भी ले लीजिए भाई इन जनरल। अब ये पूछ रहे हैं, हमको नहीं पता है कि ऐसा कुछ होता है, हमें नहीं पता है कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, इमेटा डायरेक्टिंग कुछ टर्म होता है ये, ठीक है, बकवास बातें छोड़ दीजिए एकदम, ठीक है, फ्रेश शुरू करते हैं एकदम, ठीक है, बेस से। अब पूछा गया है कि E प्लस 5 पोजीशन है आपके पास, 5 पोजीशन है ये 5 पोजीशन है। देखना, ये जो अभी बताया जा रहा है वो सारे सवालों का जवाब है कि इलेक्ट्रोफाइल किस किस में कहां लगेगा, वो सब बकवास बातें थी, इन्हीं का कंक्लूजन था कुछ, याद रखना। अब ऑर्थो की, भाई ऑर्थो, भाई इलेक्ट्रोफाइल के पास 3 पोजीशन है, ऑर्थो चाहे भाई, और ये भी ऑर्थो है, ये भी मेटा है, ये भी पैरा,
तो ऑर्थो भाई कोई भी एक ऑर्थो, 3 पोजीशन है इलेक्ट्रोफाइल के पास लगने के लिए, आके लगने के लिए। इसमें से कहाँ लगना चाहेगा हमें नहीं पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है तो क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल। क्या करेंगे हम, हिट एंड ट्रायल। करिए हिट एंड ट्रायल। देखिए रैंडम रैंडम नहीं पता है भैया, पहला हम कराएंगे ऑर्थो पे, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, उसके बाद देखेंगे। ऑर्थो पे कराएंगे, आप देखो जरा, ऑर्थो पे कराएंगे तो इसको ऐसे करोगे, जरा थोड़ा इसको हम साफ कर देते हैं, लग रहा है अगर थोड़ा इसको आप समझ गए पहले। अब हीट एंड ट्रायल कर रहे हैं, पता नहीं, एकदम कुछ दिखना है, एकदम एकदम बेसिक से आंसर ला देंगे इसका, विदाउट वो सब जाने, वो सब जाने बिना भी आंसर ला देंगे, और यही प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, पहले हमने माना कि मान लेते हैं इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे लगना पसंद करता है। इलेक्ट्रोफाइल कहां लगना पसंद करता है, ऑर्थो पे, तो लगाइए। ऑर्थो पे आप लगाएंगे, आपको इस टाइप का एरेनियम आयन बनेगा। आप चेक करो जरा, बनेगा कि नहीं, ये एरेनियम आयन आपको मिल जाएगा, ये एरेनियम आयन मिल जाएगा आपको, चेक करो जरा, बनेगा कि नहीं। और तो भाई स्पाई बॉन्ड को आपने, स्पाई बॉन्ड को आगे किया, इस सी पे आया माइनस चार्ज, इसी सी से या इसी माइनस आया तो यहाँ ई प्लस जोड़ दिया तो OH के बगल में प्लस आ जाएगा। ये बन गया एरेनियम आयन, चाहे सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये एरेनियम आयन में देखो फायदा क्या है, ये प्लस अब क्या होगा, डीलोकलाइज होगा। आप इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे, अभी देखते हैं। ये प्लस अब आगे डीलोकलाइज होकर कहाँ कहाँ आएगा, चेक करो, यहाँ आएगा अल्टरनेट पोजीशन पे, यहाँ आएगा। इसके 2 और स्ट्रक्चर कैनोनिकल बनेंगे, 2 और बनेंगे। साथ साथ में प्लस क्या है, प्लस चूंकि OH के बगल में है तो OH के साथ इसका क्या मिलेगा, आपको कॉन्जुगेशन मिलेगा। OH क्या है भाई, O कलोन पर है, बगल में प्लस चार्ज है, तो OH के साथ भी कॉन्जुगेशन रहेगा। कितना स्टेबल है ये, कितना अच्छा फैक्टर है। चलिए इसके हम 2 और स्ट्रक्चर बना देते हैं, ये प्लस डीलोकलाइज भी है। आपको यही दिख रहा है ना कि आखिर में कंक्लूजन क्या मिला, कि जैसे ही हमने इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पे लगाया तो जो एरिनियम आयन बना वो बहुत स्टेबल बन रहा है। जो एरिनियम आयन बन रहा है सिग्मा कॉम्प्लेक्स, वो बहुत स्टेबल बन रहा है। OH के लोन पेयर से कॉन्जुगेशन है, साथ साथ में रिंग में डीलोकलाइजेशन है। बना लीजिए, देखते हैं। इसी तरह से हम मेटा और पैरा अटैक करा के भी इसको चेक करेंगे कि किस केस में, हमारा आंसर यही है कि किस केस में एरेनियम आयन सबसे स्टेबल मिल रहा है, वही हमारा प्रॉपर आंसर होगा, वही हमारा प्रॉपर आंसर होगा। लीजिए लीजिए, इलेक्ट्रोफाइल लगा हुआ है, ई प्लस लगा हुआ है, ये 3 स्ट्रक्चर बने, प्लस डिलोकलाइज हुआ। साथ साथ में एक स्ट्रक्चर ऐसा मिला जिसमें ये स्ट्रक्चर बहुत काम का है। ये स्ट्रक्चर, ये कैनोनिकल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें OH के बगल में आ रहा है प्लस चार्ज, जिसमें OH का रेजोनेंस इफेक्ट मिलेगा। ठीक, अब दूसरा ऑप्शन, ये हमने कराया कहाँ रिएक्शन, ये हमने कराया ऑर्थो पोजीशन पे, तो इसको बोलते हैं ऑर्थो अटैक। ये हमने कराया ऑर्थो पे। अब यही काम को एक सर बेटा पे करा के देख लेते हैं, वहां भी तो एक बार चेक करना जरूरी है। इस बार हम ई प्लस कराएंगे मेटा पे, मेटा पे रिएक्शन करा दिया। जब मेटा पे ई प्लस लगाएंगे तो पैरा पे क्या आएगा, प्लस चार्ज। भाई मेटा पे लगाने के लिए इसको, इस बॉन्ड पाई बॉन्ड को इधर ब्रेक करोगे, मेटा पे लगाने के लिए पाई बॉन्ड को इधर ब्रेक करोगे तो पैरा पे क्या आएगा, प्लस चार्ज। पैरा पे क्या आएगा, प्लस चार्ज। उसको बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मेटा पे आप इलेक्ट्रोफाइल को लगाएंगे तो पैरा पे आएगा प्लस चार्ज, ये बनेगा, ये प्लस डीलोकलाइज होगा। ये देखो देखो, बिल्कुल इसमें रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस है। एक स्ट्रक्चर यहाँ बनाइए, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। यहां प्लस आएगा अगली बार, फिर ये कहां आएगा प्लस, यहां पे आएगा। तो कैनोनिकल फॉर्म तो इसके भी 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। कैनोनिकल फॉर्म अभी भी प्लस 3 जगह डिलोकलाइज हो रहा है। लेकिन क्या किसी स्ट्रक्चर में, क्या इस दोनों में देखा, कंपेरिजन करेंगे क्या अच्छा है दोनों में। मेटा पे कराया तो हमको ये 3 कैनोनिकल फॉर्म मिले, और किसी भी कैनोनिकल फॉर्म में OH के बगल में प्लस तो नहीं आ पा रहा है। जब मेटा पे आप रिएक्शन करा रहे इलेक्ट्रोफाइल का, तो किसी भी कैनोनिकल फॉर्म में OH के बगल में तो प्लस नहीं आ रहा है। बाकी पाई पाई बॉन्ड का रेजोनेंस है, दो बिल्कुल है, उसमें भी है। तो एक्स्ट्रा फैक्टर क्या है, उसमें एक स्ट्रक्चर ऐसा था जिसमें मैंने मार्क किया है, जिसमें OH के बगल में प्लस आ रहा था, और OH के बगल में प्लस, तो भाई क्या बात है, प्लस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट क्या करता है भाई, कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करता है। तीसरा ऑप्शन हमारे पास है ई प्लस का, हम पैरा पोजीशन पे रिएक्शन करा दें, पैरा अटैक। सारा जवाब इसी में है। देखा, अभी रैंडम चॉइसेज है हमारे, हमको पता नहीं क्या उचित है। हिट एंड ट्रायल किया जा रहा है, हिट एंड ट्रायल किया जा रहा है, आप भी कर सकते हैं, बहुत आसान। यही है प्रॉपर जवाब। ये नहीं कि लोन पेयर होता है, सर बताए थे लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, बोलना भी मत कहीं। ठीक है, ई प्लस का आप पैरा पे कराइए। ई प्लस जब पैरा पे आएगा तो मेटा पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज।
जब ई को पैरा पे रिएक्शन कराएंगे, इलेक्ट्रोफाइल को Cl प्लस Br प्लस जो आप ले लो, तो मेटा पे आएगा प्लस चार्ज। अब देखो इसका कैनोनिकल फॉर्म बनाइए। अब इसका जब हम रेजोनेंस डिलोकलाइजेशन कराएंगे तो OH के बगल में भी प्लस आएगा। अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा जी, ये वाला, ये देखिए, ये देखिए, फिर स्ट्रक्चर ये भी बनेगा। कहाँ, यहाँ प्लस आएगा, बिल्कुल। अब देखो इसमें ये वाला स्ट्रक्चर जरा देखो, इसमें ये आप स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए, ये स्ट्रक्चर पे देखो, तीन तीन कैनोनिकल फॉर्म दोनों में है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का डिलोकलाइजेशन बराबर ही है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पे रिएक्शन करा रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन ऑर्थो और पैरा पे आप जब करा रहे हो, तो दो स्ट्रक्चर, आप ये स्ट्रक्चर हमेशा दोनों में एक एक स्ट्रक्चर ऐसा बन रहा है ऑर्थो पैरा अटैक में, जहां OH के बगल में आ रहा है प्लस चार्ज, OH के बगल में प्लस चार्ज आ रहा है। अब इससे स्टेबल जो कि आपको मेटा पे नहीं मिल रहा है, डिफरेंस वहीं पे है बस, मेटा पे वो स्ट्रक्चर तो नहीं मिल पा रहा जहां OH के बगल में प्लस चार्ज हो। इसका मतलब क्या है, अब OH के बगल में प्लस चार्ज, तो अब बोल सकते हैं कि ये एरिनियम आयन और ये एरिनियम आयन, तो मान लो कि इसका नाम दे दिया 1 और 2 और 3, ये जो तीन एरिनियम आयन है, तो हम बोल सकते हैं कि एरेनियम आयन 1 एंड 3 आर मच मोर स्टेबल देन 2। बिल्कुल, ये तो बताया जा रहा है एरेनियम आयन 1 एंड 3 आर मच मोर स्टेबल देन 2। इसका मतलब OH कहाँ डायरेक्ट करेगा, OH कहाँ डायरेक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल को, कहाँ लगने को उसके लिए प्रिफरेबल होगा, कहाँ, ऑर्थो और पैरा पे। ठीक है जरा, क्योंकि OH डायरेक्ट करेगा ऑर्थो पैरा पे, क्योंकि ऑर्थो पैरा वो पोजीशन है जहां पे आपको एक केटायन ऐसा मिलेगा कार्बोकेटायन जहां OH का क्या होगा, रेजोनेंस के थ्रू उस प्लस को स्टेबलाइज करेगा। मतलब इलेक्ट्रोफाइल जब ऑर्थो और पैरा पे अटैक कर रहा है, उस केस में एरेनियम आयन ज्यादा स्टेबल बन रहा है एज कंपेरिजन टू मेटा अटैक। तो क्या OH ही ऐसा ग्रुप है, क्या OH ही ये प्लस को स्टेबलाइज कर सकता है? आप सोच सकते हैं कि सारे ग्रुप को देखिए फटाफट, क्या ये काम OH अगर कर सकता है काम, ठीक है, तो क्या NH2 नहीं कर सकता था ये काम? उसके पास भी लोन पेयर है, वही मैं बोल रहा था कि लोन पेयर हो चाहे प्लस चार्ज हो, क्या ये काम O माइनस कोई नहीं, O माइनस नहीं कर सकता था? O माइनस के बगल में प्लस आएगा, स्टेबलाइज करेगा कि नहीं? क्या ये काम N माइनस नहीं कर सकता था? क्या ये काम CH3 नहीं कर सकता था? CH3 का कौन सा इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, ठीक है रेजोनेंस इफेक्ट नहीं है, लेकिन CH3 का क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, अल्फा हाइड्रोजन है, C2H5 भी कर सकता है। ठीक है, कोई भी एल्काइल ग्रुप कर सकता है, उनका प्लस आई इफेक्ट भी होता है, तो प्लस आई इफेक्ट हो चाहे प्लस आर इफेक्ट हो, ऐसे ग्रुप जिनका प्लस आई हो चाहे प्लस आर हो, हेलोजेंस, हेलोजेंस का भी वो भी अपना कर सकते हैं। ऐसे ग्रुप जिनका प्लस आई चाहे प्लस आर हो, दे विल स्टेबलाइज एरेनियम आयन। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, उन सारी चीजों के नाम लिखे गए हैं वहां पे, उन सारे ग्रुप्स के वहां लिखे गए हैं। अब यही प्रॉपर जवाब है, क्यों? अब तुम कहोगे सर आपने लोन पेयर और नेगेटिव वाली बात की थी, तो वो देखो वो तो सब जगह वैलिड है नहीं। अब मान लो, लेकिन ये वाला हमेशा आप कर सकते हैं। अब देखो मान लो कोई पूछे कि ये कैसा ग्रुप है, ये ग्रुप का नेचर क्या है, तो अगर अगर आप कहेंगे सर इसमें तो लोन पेयर कार्बन पे जो कार्बन अटैच है रिंग से, न लोन पेयर दिख रहा है न माइनस चार्ज, तो क्या करें? आपकी बात तो गलत हो गई। नहीं, बात गलत नहीं हुई है, आपने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन सुना नहीं। चलिए हिट एंड ट्रायल, नहीं पता है भाई, नहीं पता है इलेक्ट्रोफाइल कहाँ करेगा रिएक्शन, ठीक है, तो हिट एंड ट्रायल लीजिए, ऑर्थो पे करा दिया, पहला रिएक्शन कहाँ करा दिया, इलेक्ट्रोफाइल का ऑर्थो पे रिएक्शन करा दीजिए, ये प्रॉपर जवाब है। इसी का कुछ कंक्लूजन मैंने वहां एक बार लिख दिया ताकि आप सवाल में जल्दी कर पाए। लिखिए लिखिए लिखिए, यही ठीक है, प्रॉपर आंसर ये है कि इरेनियम आयन कहाँ स्टेबल बनेगा। हम हिट एंड ट्रायल करेंगे और देखेंगे कि इरेनियम आयन सबसे सुटेबल पोजीशन, मतलब कहाँ स्टेबलाइज हो रहा है। अब जरा देखो देखो देखो, इसको थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। पहला हमने माना कि इलेक्ट्रोफाइल मान लेते हैं इस केस में ऑर्थो पे रिएक्शन करा, ये मान रहे हैं, अभी हम इसको अज्यूम कर रहे हैं, पता नहीं है, तो यहाँ प्लस आएगा, आएगा कि नहीं? पहले स्ट्रक्चर में समझ जाओगे, पहले स्ट्रक्चर के थ्रू समझ जाओगे, यहाँ प्लस आएगा कि नहीं? अगर इलेक्ट्रोफाइल को आप ऑर्थो पे कराओगे तो यहाँ प्लस आएगा, ये प्लस जब यहाँ आएगा तो क्या इस प्लस का रेजोनेंस मिलेगा यहाँ से? क्या ये प्लस यहाँ डिलोकलाइज होगा कि नहीं? भाई रिंग के अंदर तो होगा ही, ये रिंग के अंदर तो प्लस डिलोकलाइज होगा ही, उसकी बात मत करिए। रिंग के अंदर तो प्लस यहाँ है तो यहाँ यहाँ आएगा ही अल्टरनेट पोजीशन पे, लेकिन साथ साथ में एक स्ट्रक्चर आपको यहाँ भी मिलेगा जिसमें प्लस आपको बाहर भी दिखेगा यहाँ, ठीक है, तो मतलब क्या हो रहा है, इस सी के बगल में प्लस आ रहा है, इस सी के बगल में प्लस आ रहा है, तो उसको क्या, उसको मिल रहा है, कॉन्जुगेशन मिल रहा है।
ये अब देखो, ये अब कहाँ सिचुएशन पॉसिबल है। इसका मतलब आप पैरा पे भी करा के देख लो इसी चीज को। पैरा पे भी कराएंगे तो एक स्ट्रक्चर ऐसा मिलेगा एरिनियम आयन का जिसमें सी के बगल में प्लस आएगा और वो क्या होगा, डिस्पर्स होगा। भाई कोई भी चार्ज डीलोकलाइज होता है जितना, उतना स्टेबलाइज होता है। तब हमको पता चल गया मेटा पे ये कंडीशन नहीं मिलेगी, आप करिएगा प्लीज। तो इसका मतलब ये भी कैसा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा। देखा, ये जवाब प्रॉपर है, ये जवाब प्रॉपर है हमेशा। केरिनियम आयन कहाँ स्टेबल बन रहा है, हिट एंड ट्रायल और चेक करिए। उसी में से कुछ कंक्लूजन मैंने लिख दिया था, भाई काम आ जाएगा। गलत नहीं था वो, लेकिन वो जनरल नहीं, वो कंक्लूजन जनरल नहीं। देखना आगे हमेशा यही करेंगे, हमेशा यही करेंगे। ये प्रॉपर जवाब है, एरिनियम आयन की स्टेबिलिटी। बस सीधा एकदम, ठीक है, एकदम बेसिक से शुरू किया। नहीं पता है भाई कहाँ करेगा, क्या करना है, टेंशन नहीं है, बनाइए करिए चेक। लेकिन क्या दिक्कत है कि बार बार तो कर नहीं सकते, तो एक थोड़ा सा हिंट उसमें से मैंने लिख दिया। बार बार आप करोगे नहीं ना एग्जाम में, एग्जाम में ये नहीं आएगा, एग्जाम में आएगा कि इसका इलेक्ट्रोफाइल से कराएंगे तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, वो सवाल होता है। तो बार बार आप चेक करने जाओगे नहीं। उसमें से एक कंक्लूजन आपके काम का है कि जो रिंग से, बेंजीन रिंग से कनेक्टेड एटम पे अगर लोन पेयर है, चाहे माइनस चार्ज है, तो वो हमेशा क्या होंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। आंसर क्यों, क्योंकि एरिनियम आयन को उनका जब इलेक्ट्रोफाइल जब ऑर्थो पैरा पे अटैक करेगा, रिएक्शन करेगा, तो एरिनियम आयन जो बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेरिजन टू मेटा अटैक। अब प्रैक्टिकली बात सुन लीजिए, इन सारे डायरेक्टिंग ग्रुप्स में, इन सारे डायरेक्टिंग ग्रुप्स में तीनों प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, जैसे आप मिथाइल टोलुइन का रिएक्शन करा रहे कोई इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन, तो तीनों प्रोडक्ट बनेंगे, ऑर्थो मेटा पैरा सब बनेगा। लेकिन यूजुअली मेटा इतना कम बनता है, इन सारे ग्रुप्स में मेटा प्रोडक्ट, एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, मेटा प्रोडक्ट इतना कम बनता है कि वो ऑर्थो पैरा के कंपेरिजन में नेग्लिजिबल होता है। ऑर्थो पैरा के कंपेरिजन में क्या होता है, वो प्रोडक्ट नेग्लिजिबल, इसलिए वो उसको हमने थ्योरी में काउंट नहीं किया है। लेकिन प्रैक्टिकली कोई पूछ दे कि चलिए आपने फिनॉल का नाइट्रेशन कराया, दो प्रोडक्ट लिखे, क्या मेटा वाला नहीं बनता है? बनता है, याद रखिएगा, कम बनता है। ऑर्थो पैरा ही सिग्निफिकेंट अमाउंट बनते हैं। उनमें भी देखते हैं अभी कौन ज्यादा बनता है, उनमें भी देखते हैं हम कौन ज्यादा बनता है। जरा नोट कर लो, अगर ये बात आप समझ गए तो बहुत आसान है। मेन ये बात थी भाई, लेकिन मैं अभी, ठीक है, रियलिटी क्या है कि इन सारे केसेज में जो भी ये ग्रुप्स हैं, इनका आप इलेक्ट्रोफाइल सिलेक्शन कराओगे तो मेटा प्रोडक्ट भी बनेगा, लेकिन उसका अमाउंट न के बराबर होगा, इतना बोल सकते हैं। और वो उसको हमको लिखने की जरूरत नहीं, वो हमारी थ्योरी में नहीं आ पाएगा। भाई ठीक है, इन लोगों से कम स्टेबल है, यहां भी दिख रहा है, ठीक है, इन दोनों से भाई 1 और 3 से कम स्टेबल है, लेकिन बेकार नहीं है वो भी, 1 और 3 से कम स्टेबल है, बात समझ रहे हो, लेकिन बेकार तो नहीं है, उसमें भी प्लस चार्ज स्टेबलाइज तो है ही। तो वो भी प्रोडक्ट बनता है रियलिटी में, लेकिन बहुत कम। हमको नहीं लिखना है, हमको नहीं लिखना है। अब देखिए, अब मान लो, तो हमने तो ये देख लिया कि प्रैक्टिकली तीनों प्रोडक्ट बनते हैं, ऑर्थो मेटा पैरा तीनों, जिसमें से हमको केवल ऑर्थो पैरा वालों को मेंशन करना है। लेकिन फिर भी उसमें पूछ देता है कि उसमें कौन ज्यादा बनेगा। तब देखिए, ठीक है, अब मेन बात लिखिए, एमंग, मतलब हम इन ग्रुप्स की बात कर रहे हैं जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स पे, जिनमें ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट ज़्यादा बनते हैं। अब उसमें से पूछ दिया, पूछता ही है कि कौन सा ज़्यादा बनेगा। भाई ऑर्गेनिक में हमने कई बार देखा, जब भी मेजर माइनर का टर्म आता है तो यूजुअली अगर सिंगल आंसर करेक्ट है तो हमको बाय डिफॉल्ट मेजर प्रोडक्ट ही लिखना है, मेंशन नहीं रहेगा कि, ठीक है, अगर सिंगल आंसर करेक्ट है तो आपको मेजर प्रोडक्ट ही लिखना होता है। अब देखिए, एमंग दिज ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स, among these ortho and para products usually भाई केमिस्ट्री में हार्ड एंड फास्ट कुछ लिखना बहुत कठिन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, आप बोले, मैंने हमेशा कहा आप थ्योरी में नहीं बोल सकते कंपाउंड को कि तुम यही बनो, मेरी थ्योरी यही बताती कि तुम यही बनाओ, ठीक है, ऐसा होता नहीं है। तो हम भाई थ्योरी है बहुत तो समझा सकते हैं, बाकी चीजें हम जो हमारे थ्योरी में नहीं आ पाए उसमें हम अलग से लिख लेते हैं। तो इसलिए यूजुअली पैरा प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट, क्यों भाई, बिकॉज ऑफ, भाई ठीक है, ऑर्थो पैरा दोनों सिग्निफिकेंट अमाउंट बनते हैं ऐसे केसेस में, इस ग्रुप में, लेकिन कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनता है यूजुअली, पैरा प्रोडक्ट, बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक क्राउडिंग एट
ऑर्थो पोजीशन, एट ऑर्थो पोजीशन, एट ऑर्थो पोजीशन। देखो जरा, मान लो हमने टोल्यूइन का कराया सल्फोनेशन, कुछ समझ में आ जाएगा। टोल्यूइन का कराया हमने कॉन्क H2SO4 से रिएक्शन, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे बिल्कुल। एक ऑर्थो, भाई टोल्यूइन खुद लिखवाया मैंने, टोल्यूइन कैसा मिथाइल एल्काइल ग्रुप कैसे डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पैरा। ये देखिए अब खुद समझ में आ जाएगा ऑर्थो पे क्या हो जाएगा। ऑर्थो पे क्या है, इतना ये बड़े बड़े ग्रुप लगे हैं, ऑर्थो पे बड़े ग्रुप आसपास, स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ती जाएगी, इसलिए कौन सा पैरा पे वो दिक्कत नहीं है। इसका मतलब हम क्या समझ रहे हैं कि जितने ज्यादा बड़े बड़े ग्रुप होंगे, जितने ज्यादा बड़े बड़े ग्रुप लगेंगे, हम बनाएंगे दोनों, समझ में आ जाएगा खुद ही। जितने ज्यादा बड़े बड़े ग्रुप लगेंगे उतना ज्यादा ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा, तो बिल्कुल बनेगा, उसका कंटेंट कम होता जाएगा। इस केस में तो मोर देन 99% वही बन जाएगा, पैरा वाला बनेंगे दोनों, लेकिन मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, पैरा पे, क्योंकि औरतों पे क्या भीड़, क्राउडिंग, जगह के लिए झगड़ा, बड़े बड़े ग्रुप एक साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो वो प्रीफर करेगा कहाँ लगना, पैरा पे, पैरा पे। लेकिन यूजुअली तो दिमाग में क्या रखना है, इस यूजुअली क्या होता है, पैरा प्रोडक्ट ज्यादा बनता है ऐसे केसेस में। बट अब ये हमारे मतलब का है, बट इन फॉलोइंग केसेज, इसको जरूर नोट करिएगा, बट इन फॉलोइंग केसेज ऑर्थो प्रोडक्ट इज मेजर, ऑर्थो प्रोडक्ट इज मेजर। तो वो तो एक जनरल टर्म हो गया कि हम किसको मेजर लिखेंगे, अगर लिखेंगे दोनों, लेकिन फिर भी अगर सिंगल कैरेक्टर आंसर वो एज्यूम कर रहे हैं, मान रहे आंसर में निकालना है, तो पैरा वाले को मेजर लिख देना है, लेकिन कुछ चीजों को छोड़ के। बट इन फॉलोइंग केसेज ऑर्थो प्रोडक्ट इज मेजर, तो जरा बना लीजिए। टोल्यूइन का जब हम कराएंगे क्लोरीनेशन Cl2Fe, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन और कौन सा, पैराक्लोरोटोल्यूइन। और यहां ये मेजर प्रोडक्ट है, यहां क्या है, जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है वो ये है मेजर प्रोडक्ट, ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन। नोट कर ले जरा, इंपॉर्टेंट केसेज। जो कम, भाई याद आई, आधी अगर करना है तो जो कम है उसको याद करिए। एक में दिमाग में तो आ गया कि यूजुअली पैरा ज्यादा होता है, एक्सेप्ट कुछ केसेज, कुछ ही केसेज है। OCH3 एनिसॉल का हमने कराया नाइट्रेशन, NO2+, NO2+ मतलब वही कॉन्क H2SO4 HNO3 N2O5, बहुत सारे रिएजेंट हो सकते हैं जो NO2+ को बना सकते हैं। एनिसॉल के भी नाइट्रेशन में, एनिसॉल के भी नाइट्रेशन में बनेंगे दोनों प्रोडक्ट, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही है। इसको तो तुरंत देख के पहचान लेंगे भाई, ओ के पास लोन पेयर है, लेकिन यहां भी ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर है। मेटा भी हर केस में बनेगा, याद रखिए, लिखा नहीं जा रहा है, लेकिन वो बहुत कम बनेगा, मतलब इसके सामने तो उनकी मतलब उसकी कोई औकात ही नहीं, इसलिए उसको नेग्लिजिबल हटा ही दिया गया, हटा ही दिया गया। और लिखिए, अभी हमने लिखा था फिनॉल का नाइट्रेशन डाइल्यूट HNO3 के साथ, फिनॉल का नाइट्रेशन, ये तो बड़ा प्रॉपर रीजनिंग है इसका। फिनॉल का नाइट्रेशन डाइल्यूट HNO3 के साथ कराएंगे, इस केस में भी बनेंगे दोनों, लेकिन ऑर्थो प्रोडक्ट ज्यादा बनता है। इसमें तो बड़ा अच्छा फैक्टर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए जरा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में क्या है, आपने पढ़ा होगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिंग, ठीक है, रिंग फॉर्मेशन जैसा हो रहा है, चिलेशन जिसको बोलते हैं, और ये बहुत स्टेबलाइज है। इस केस में भी ऑर्थो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा कंपेरिजन टू पैरा। एक और लिख ले, एक और केस है, एक और, साइज बहुत बड़ा, ठीक है, एक और केस। तो इन थोड़ा केसेस को दिमाग में रखना है, इन चीजों को दिमाग में रखना पड़ेगा आपको, अदरवाइज कोई टेंशन नहीं, अदरवाइज पैरा प्रोडक्ट जिंदाबाद। टोल्यूइन का भी नाइट्रेशन कराने पे, टोल्यूइन का भी नाइट्रेशन कराने पे नहीं लिखा है, जो ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है, दो प्रोडक्ट बनेंगे मेनली, और उसमें भी एक बनेगा ऑर्थो नाइट्रोटोल्यूइन और एक होगा क्या, पैरा नाइट्रोटोल्यूइन। तो ऑर्थो वाला क्या है, मेजर, मेजर। तो इन चीजों को, इन केसेस को नोट कर ले, इन केसेस को आप नोट कर ले, जहां ऑर्थो मेजर है, अदरवाइज इससे अलग कुछ आता है तो पैरा मेजर प्रोडक्ट।
पैरा मेजर प्रोडक्ट। पैरा हो गया क्या, मेजर प्रोडक्ट। तो मेनली डोमिनेटिंग फैक्टर क्या है इन सब में, स्टेरिक फैक्टर। यूजुअली डोमिनेटिंग फैक्टर क्या है, स्टेरिक फैक्टर। लेकिन कुछ समय किसी किसी खास केसेस में कोई और फैक्टर भी डोमिनेंट हो सकता है। अरे स्टेरिक फैक्टर की वजह से तो पैरा मेजर है, स्टेरिक फैक्टर की वजह से तो औरतों पे भीड़ बढ़ जाएगी, जगह के लिए झगड़ा होगा, तो उससे अच्छा है पैरा पे लग जाइए। तो आप स्टेरिक फैक्टर की बात कर रहे हो कि स्टेरिक फैक्टर के हिसाब से यूजुअली पैरा मेजर होता है, लेकिन कुछ केसेज में ऑर्थो भी मेजर हो सकता है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट ग्रुप में। अगर आपने इस डिस्कशन को समझ लिया है तो नेक्स्ट वाला बहुत आसान होगा। अभी हमने बात की किस टाइप के नेचर की, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर। दूसरे टाइप के ग्रुप होते हैं वो है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। दूसरा है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। तो these groups direct the incoming इलेक्ट्रोफाइल, मतलब जो सेकेंड वाला इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, एट देयर मेटा पोजिशन, एट देयर मेटा पोजिशन। नोट कर लो। फिर से एग्जाम्पल, कुछ जनरल फीचर और मेन बात समझते हैं जरा फटाफट, लेकिन अब रिलेटेड होगा। एग्जाम्पल इसके है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप के NO2 CN SO3H CHO COOH, ठीक है, CCl3 एटसेट्रा। अब एटसेट्रा का मतलब फिर से समझ लो, याद नहीं करना है। याद क्यों करना है, कई सारे हो सकते हैं, रटते रह जाएंगे आप तो। पहचान, पहले पहचान नोट करके लिख लें कि भाई एग्जाम में जल्दी करना है। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन क्या होगा, एरिनियम आयन की स्टेबिलिटी। याद रखिएगा, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वही है, ये तो बस समझने जल्दी करने के लिए, कैसे जल्दी से पहचाने, क्वेश्चन करना है भाई, ठीक है। तो दीज ग्रुप्स हैव आइदर पार्शियल और कंप्लीट, आइदर पार्शियल और कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज, आइदर पार्शियल और कंप्लीट positive charge on the atom which is directly connected to benzene ring, directly bonded to benzene ring। ये इनकी पहचान हो गई, और एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। सारा आंसर मेन वही है, स्टेबिलिटी ऑफ एरिनियम आयन। ऐसे ग्रुप में क्या होगा, जो एटम रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है, या तो उसके पास कंप्लीट प्लस होगा या पार्शियल प्लस होगा, देखना और देखते ही हम पहचान जाएंगे। जैसे पूछे कोई, लो भैया NO2 कैसा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये है NO2 का स्ट्रक्चर, N पे प्लस O पे माइनस। देखिए N पे प्लस, रिंग से कनेक्टेड क्या है N, और N पे क्या है प्लस, ऑब्वियस मेटा डायरेक्ट, मेटा डायरेक्ट। लीजिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए CHO कैसा ग्रुप है, C पे प्लस नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है C पे प्लस, कहाँ है प्लस, लेकिन C पे पार्शियल प्लस तो है, और ये पोलराइज बॉन्ड है, C किससे अटैच है, डबल बॉन्ड O से, पोलर बॉन्ड है, बिल्कुल प्लस। और देखिए तो पार्शियल प्लस हो सकता है, चाहे कंप्लीट प्लस हो सकता है। CCl3 देखो, CCl3, अरे Cl इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे भाई, तो C पे क्या आएगा प्लस चार्ज, Cl पे आएगा माइनस चार्ज, माइनस आई ग्रुप है, C पे आएगा प्लस चार्ज। ये भी कैसा ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। इस तरह से हम पहचान सकते हैं। तो जो रिंग से कनेक्टेड एटम होगा, या तो उस पर कंप्लीट प्लस होगा या पार्शियल प्लस होगा, ये यूजुअल फीचर है, ठीक है। लेकिन एक्सप्लेनेशन हम देख सकते हैं, बिल्कुल देखेंगे। एग्जाम्पल के लिए, कि अगर आप बोल रहे हैं कि NO2 मेटा डायरेक्टिंग है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर NO2 का आप क्लोरीनेशन कराओगे, NO2 का क्लोरीनेशन कराओगे, तो क्लोरीन कहाँ लगेगा, क्लोरीन कहाँ लगेगा, ठीक है, मेटा पे। NO2 के कहाँ लगेगा, मेटा पोजीशन पे लग जाएगा, जो भी कर इन सब ग्रुप में NO2 के मेटा पोजीशन पे लग जाएगा।
फिर अब एक बार एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं, ज़्यादा करना नहीं है, बस उसी एग्जाम्पल को हम लोग प्रॉपर एक्सप्लेनेशन क्या है। भाई आपने एक जनरल फीचर लिख दिया कि थोड़ा जल्दी हम पहचान जाए कि इस इन टाइप के ग्रुप में क्या होता है, जो एटम रिंग से कनेक्टेड है या तो उस पर कंप्लीट प्लस होगा या उस पर पार्शियल प्लस कहीं से आ रहा होगा। लेकिन एक्सप्लेनेशन क्या है, फिर से आंसर आपको मिलेगा। इस केस में क्या होगा, जैसे पिछले केस में क्या था कि जब इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पे लग रहा था और उसके थ्रू जो एरिनियम आयन बन रहा था वो ज़्यादा स्टेबल था कंपेरिजन टू मेटा अटैक। इस केस में बात थोड़ी रिवर्स निकलेगी कि इलेक्ट्रोफाइल जब मेटा पे रिएक्शन करेगा तो वहाँ जो एरिनियम आयन बनेगा दैट विल बी ठीक है, कंपेरेटिवली लो मोर स्टेबल देन ऑर्थो एंड पैरा अटैक। कुछ करना नहीं है, देखो देखो देखो, इतना मेहनत कौन करेगा भाई। चलिए चलिए देखते हैं, हम लोग थोड़ा पीछे आते हैं अपने ही। देखिए देखिए, क्यों ना मैं इसी में थोड़ा सेट कर देता हूं। अब देखो खुद, चलिए इस बार OH की जगह हम लगा देते हैं NO2। इस बार क्या लगा दो, OH की जगह NO2। ज्यादा मेहनत नहीं करना, आप बनाओ चाहे ना बनाओ, देखो बस ग्रुप को बदल दो आपको तुरंत इसमें, क्योंकि इतनी मेहनत कौन करेगा। आप इसमें लगा दो भाई NO2 लगा दो, और जब कुछ ना पता हो तो मैंने कहा ये तरीका है रैंडम हिट एंड ट्रायल। आप NO2 लगाओ, OH की जगह NO2 तो करना है, OH जहां जहां है वहां NO2 कर दो, बाकी चीजें तो सेम रहेंगी, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। जहां जहां OH है सब जगह NO2 कर दो, OH जहां जहां है NO2 कर दो। चाहे NO2 क्यों, NO2 का तो एक भाई एग्जाम्पल है NO2 CN, जो मन करे वो कर दीजिए, सारे के सारे ग्रुप जो है। यहाँ लगा दिया हमने NO2, ओहो, यहाँ NO2, OH की जगह NO2 कर दो, और आपको आंसर दिखेगा इसमें, और आपको आंसर इसमें क्लियरली दिखेगा, आपको प्रॉपर चॉइस यहीं से मिल जाएगी। अब हमने हिट एंड ट्रायल शुरू किया, OH की जगह NO2 CN, जो भी वो ग्रुप होते हैं मेटा डायरेक्टिंग वाले लगाइए। क्या आप चाहेंगे कि वो NO2 के बगल में प्लस आए? क्या आप NO2 कैसा ग्रुप है, -R -I, और इस टाइप के ग्रुप क्या करते हैं, कीटायन को डीस्टेबलाइज, अगर उनके बगल में प्लस आ रहा है बेकार करेगा। अब उन्हीं स्ट्रक्चर्स को जरा देखिए फिर से, जिनमें NO2 के बगल में प्लस आ रहा है वो आप, क्या वो सुटेबल चॉइस है? क्या ये वाला स्ट्रक्चर जो कैनोनिकल है क्या वो स्टेबल है, क्या अनस्टेबल? हाईली अनस्टेबल है। NO2 के बगल में प्लस, CN के बगल में प्लस, CHO के बगल में प्लस, CWH जो भी वो मेटा डायरेक्टिव ग्रुप है, ऐसे ग्रुप्स के बगल में आप देखो जरा, यहाँ NO2 कर दो, जो मन करे बोले, CN लिखिए, CHO लिखिए, कार्बोक्सिलिक लिखो, सल्फोनिक लिखो, क्या इनके बगल में प्लस जायज है? क्या इनके बगल में प्लस स्टेबलाइज करेगा उसको? बिल्कुल बिल्कुल बेकार, बिल्कुल बेकार, महारत। अब जरा देखो मेटा पे क्या फायदा है, मेटा बहुत फायदा नहीं है, लेकिन नुकसान नुकसान जो है वो कम है, ये प्रॉपर आंसर है। मेटा पे क्या होगा फायदा, जब इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे रिएक्शन कर रहा है, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं, इन तीनों स्ट्रक्चर में कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जिसमें NO2 के बगल में प्लस आए। चेक करिए, जो सेकंड नंबर है, तीन, जब मेटा पे ऑपरेशन करा रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल का, तो कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जिसमें NO2 के बगल में प्लस आ रहा है। इसमें इन 1 और 3 में जब ऑर्थो पैरा पे रिएक्शन करा रहे हैं तो आप एक कैनोनिकल फॉर्म तो ऐसा मिल ही जा रहा है जिसमें NO2 के बगल में प्लस। तो मेटा अटैक बेहतर है इनके लिए। मेटा अटैक रिलेटिवली आसान है, अच्छा है। मेटा अटैक क्या है, रिलेटिवली अच्छा है। इरिडियम आयन इज मोर स्टेबल एट मेटा अटैक, एट मेटा पोजिशन। तो ये हो गया प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, प्लीज यही आंसर है, यही प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। वो लोन पेयर माइनस थोड़ा समझने के लिए, शॉर्टकट थोड़ा समझने के लिए। किसी का भी बता सकते हैं नेचर, किसी का भी नेचर हम बता सकते हैं। ग्रुप का ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर होगा कि मेटा डायरेक्टिंग नेचर होगा। अब देखो ना, वहां लिखा हो, मैंने एटसेट्रा लिखा था, क्या सारे ग्रुप के नाम मैंने लिख दिए थे? बिल्कुल नहीं लिखा था, क्योंकि आप बता दिया गया है कि अगर कुछ समझिए, एक तो कुछ जनरल हिंट बताया गया है, लोन पेयर चाहे नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पैरा, और पार्शियल चाहे कंप्लीट प्लस तो मेटा। लेकिन कई बार ऐसे ग्रुप आ जाएंगे जिसमें कुछ बातें ना मिले इसमें, तो हम क्या करेंगे, अपने बेसिक पे चले जाएंगे, समझे, अपने बेसिक पे चले जाएंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक, जैसे मान लो ये देखिए, ये है बेंजीन रिंग, और इस पे लगा दिया हमने एक और बेंजीन रिंग, इस पे लगा दिया हमने एक और बेंजीन रिंग। अब यहाँ इसका किसी इलेक्ट्रोफाइल से आप रिएक्शन कराओ। अब इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग में लगना चाहे, मान लेते हैं ऑर्थो मेटा पैरा, इसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं। अब ये हमारा वो ग्रुप है, तो बेंजीन रिंग कैसा डायरेक्टिंग होता है, यहाँ बोल मान लो पूछ दे कि बेंजीन रिंग खुद कैसा डायरेक्टिंग है, अगर इसको कहीं डायरेक्ट करना हो, जैसे आप NO2 CH3 का बता रहे हो, तो ये कैसा डायरेक्टिंग, नहीं पता यार।
देखो देखो, पहला हमने क्या करना है भाई, हीट एंड ट्रायल। मान लेते हैं ई प्लस का आपने रिएक्शन करा दिया, कहाँ पे, ऑर्थो पे, ऑर्थो पे। अभी अनश्योर है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा आंसर। अभी हम अनश्योर है भाई, नहीं पता है। ई प्लस का हमने रिएक्शन करा दिया ऑर्थो पे। अब देखते हैं, जैसे ही हमको ये अब एरिनियम आयन बन गया, जितना ज्यादा एरिनियम आयन स्टेबल होगा वही सुटेबल चॉइस होगी। तो प्लस आ गया इस बेंजीन रिंग के बगल में। जैसे ही बेंजीन रिंग के बगल में प्लस आ जाएगा, अब देखो इसका रिंग से कॉन्जुगेशन होगा। क्या यहाँ पे प्लस है, इसका रिंग से कॉन्जुगेशन मिलेगा, प्लस चार्ज यहाँ 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 सब फैलेगा कि नहीं, डिलोकलाइज होगा। पैरा पे भी कराएंगे इस इलेक्ट्रोफाइल का, इस रिंग में पैरा पे भी कराएंगे, ऑर्थो पे करा के देख लिया, पैरा पे भी कराएंगे तो आपको ये चॉइस मिलेगी। मेटा पे ये व्यवस्था नहीं मिलेगी। तो क्या हम बोल सकते हैं कि बेंजीन रिंग खुद कैसा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। बिल्कुल, कुछ जनरल फीचर्स बता दिए गए, लेकिन प्रॉपर तरीका ये। अब देखो, ये इतना इंपॉर्टेंट है एरिनियम आयन की स्टेबिलिटी कि हम इसको और भी जगह यूज कर सकते हैं, और भी जगह यूज कर सकते हैं। देखो, मान लो आपसे पूछा गया, ये है, देख, कुछ क्वेश्चन कोई जनरल, ये है पायरोल, जानते हैं भाई, ठीक है, हम बेंजीन की रिस्पेक्ट में सारे रिएक्शन, एल्काइलेशन एसाइलेशन सब पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन पायरोल, थायोफीन, फ्यूरॉन, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड ही आते हैं यार। हाँ, कल मैंने पढ़ लिया। आप भले से हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं, एरोमेटिक परिवार के सबसे मेन सदस्य बेंजीन के बारे में चीजें पढ़ रहे हैं, लेकिन आप समझिए कि बेंजीन जो रिएक्शन दे सकता है, वो रिएक्शन ये लोग भी दे सकते हैं यार, ये भी एरोमेटिक ही है। अब देखिए, इनके बारे में धोखा हो सकता है क्योंकि ये आपको कम मिलेंगे। अब ये कह रहा है कोई इलेक्ट्रोफाइल ई प्लस है, इन पोजीशन के हम नाम देते हैं 1 2 3 4। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ लगना पसंद कराएगा या कहाँ कहाँ लगना उसके लिए सही होगा, 1 पे की, 2 पे की, 3 पे की, 4 पे। अब ये चूंकि चीजें आपके पास ज्यादा नहीं आएंगी, बेंजीन की रिस्पेक्ट में डील कर रहे हैं, वहां ज्यादा आसान है, वहां तो आपने ऑर्थो पैरामीटर सब देख लिया। अब इसे बताइए, पायरोल में बताइए, फ्यूरॉन में बताइए, लेकिन कोई दिक्कत, हमारे पास बेसिक जवाब है, रटने की जरूरत नहीं। हिट एंड ट्रायल। आप जहां से समझो कि तुम रैंडम हो, तुम अभी ब्लैंक हो इस मामले में, मैं भी ब्लैंक हूँ, मतलब आप इस मामले में इसके जवाब देने में सक्षम नहीं है, अभी आपको नहीं पता है, तो आप ब्लैंक से शुरू करिए, लीजिए लीजिए। अरे दो भाई, 1 2 और 3 4 एक आइडेंटिकल पोजीशन ही तो है, तो हमारे पास दो ही चॉइस है, या तो 1 4 या तो 2 और 3। देखते हैं। चलिए, हमने इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ रिएक्शन करा दिया, पहले 1 पे। इलेक्ट्रोफाइल को 1 पे रिएक्शन करा दिया, मतलब इसको इधर करेंगे। हिट एंड ट्रायल, अभी श्योरिटी नहीं। आंसर मैंने कहा ना, एरिनियम आयन जो केटायन बनेगा, वो जहां पे स्टेबल ज्यादा बनेगा, वो चॉइस सुटेबल होगी। तो लीजिए 2 पे आ गया प्लस। अगर आपने इलेक्ट्रोफाइल को 1 पे रिएक्शन कराया तो 2 पे आएगा प्लस। अब 2 पे प्लस जब आएगा तो इसका रेजोनेंस होगा, ये कहाँ कहाँ डिलोकलाइज होगा, चेक करिए। अब अगली बार प्लस आएगा इनके बगल में, अब अगली बार कहाँ आएगा प्लस, यहाँ पे आएगा इनके बगल में, यहाँ ई लगा दी। ये सबसे प्रॉपर आंसर है। जब एकदम ब्लैंक से शुरू करना है, हर एक क्वेश्चन के जवाब में आप ब्लैंक से शुरू कर सकते हैं। ये यहाँ, अब अगला स्ट्रक्चर, ये देखिए, देखो प्लस 3 जगह डिलोकलाइज हो रहा है, मिल गया हमको। अभी जब हम 1 पे करा रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, तो प्लस 3 जगह डिलोकलाइज हो रहा है, चेक चेक कर लीजिए, 3 पोजीशन उसकी है। जितना ज्यादा प्लस डिलोकलाइज होगा उतना स्टेबल बनेगा एरिनियम आयन। दूसरा ऑप्शन है ये 1 पोजीशन का। अब इलेक्ट्रोफाइल को हम करा रहे हैं इस बार पोजीशन नंबर 2 पे रिएक्शन। जब आप पोजीशन नंबर 2 पे रिएक्शन कराओगे इलेक्ट्रोफाइल का, तो पाई बॉन्ड को उधर ब्रेक करोगे और इस बार 1 पे आ जाएगा प्लस चार्ज, ये बनेगा एरिनियम आयन, ये एरिनियम आयन बन जाएगा, चेक करिए। अब ये एरिनियम आयन बनेगा तो इसका यहां से रेजोनेंस होगा। अरे प्लस है, बगल में इनका लोन पेयर है, प्लस है, बगल में इनका लोन पेयर है, रेजोनेंस मिल जाएगा इसको, कॉन्जुगेशन। अब देखो, अब प्लस का काम खत्म, अब प्लस डिलोकलाइज नहीं होगा। अब कॉन्जुगेशन अगर आपको लग रहा है कि पाई बॉन्ड का प्लस से कॉन्जुगेशन होगा, तो इसका मतलब आपने रेजोनेंस नहीं पढ़ा है। अब आ गई बात साइमल्टेनियस कॉन्जुगेशन की। अब यहाँ प्लस का चार्ज का कोई रेजोनेंस है नहीं है, रेजोनेंस जो भी है बिल्कुल अभी भी, लेकिन वो किसके बीच में है। अगर आपने साइमल्टेनियस कॉन्जुगेशन या रूल्स ऑफ रेजोनेंस पढ़े हैं तो पढ़े जाके जीओसी में फिर से पढ़िए, जीओसी के लेक्चर्स कंप्लीट है, पढ़ो भाई। अगर आपको लग रहा है कि प्लस और पाई का कॉन्जुगेशन है, बिल्कुल नहीं होगा,
इसमें रेडियंस किसका होगा, पाई और पाई बॉन्ड के बीच में, पाई और पाई का। अब प्लस इसके बाद डिलोकलाइज नहीं होगा, तो आंसर क्लियर है हमारे पास। कौन सी सुटेबल चॉइस है, कौन सी सुटेबल चॉइस है भाई, पहला पहला। किसी का भी बता सकते हैं, नेप्थलीन एंथ्रासीन जो भी हो, कि कहाँ रिएक्शन उचित होगा। कोई भी रैंडम सवाल आता है तो कहाँ इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन उचित होगा, ठीक है, कौन सी मोस्ट प्रिफर्ड साइट होगी, आसानी से कर सकते हैं, एरिनियम आयन बना के चेक कर सकते हैं। जहां से एरिनियम आयन स्टेबल बनेगा दैट विल बी, ठीक है, प्रिफर्ड साइट, दैट विल बी प्रिफर्ड साइट। ये चूंकि एरिनियम आयन ज्यादा स्टेबल है, तीन तीन कॉन्जुगेशन, तीन तीन कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, इसलिए 1। अब इसका एक एप्लीकेशन पार्ट देख लेते हैं, ऑर्थो मेटा पैराटेक का कन्वर्ट। भाई स्कूल का एग्जाम के लिए जो आपके एनुअल एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो देखिए। कन्वर्ट एथाइन इनटू मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। मतलब ऑर्थो मेटा पैरा क्यों जानना जरूरी है, ऑर्थो मेटा पैरा टर्म क्यों जानना जरूरी है, डायरेक्टिंग इफेक्ट क्यों जानना जरूरी है, कहाँ काम आएगा। एक बेसिक क्वेश्चन, एथाइन से बनाना है मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। देखो, तो पहले तो बेंजीन बनाए एथाइन, और हमने पढ़ा एल्काइन में एथाइन से कैसे बेंजीन बनाते हैं। जब एथाइन को पास कर देंगे रेड हॉट आयरन ट्यूब, रेड हॉट आयरन ट्यूब से क्या बन जाएगा, बेंजीन। अब हमको क्लोरो कहा कैसा चाहिए, मेटा क्लोरो, मतलब मेटा मेटा पे क्लोरीन चाहिए। मतलब कोई क्या लगाना होगा, ग्रुप ऐसा हो जो मेटा डायरेक्टिंग हो, ऐसा ग्रुप लगाना होगा जो मेटा डायरेक्टिंग हो। अब क्लोरीन और नाइट्रो में कौन मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, NO2। अगर आपने पढ़ा तो ध्यान दीजिए, नाइट्रो ग्रुप कैसा डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टिंग, क्लोरीन कैसा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पैरा। हमको मेटा जैसा प्रोडक्ट चाहिए तो पहले मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप लगाना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, कॉन्ग H2SO4 कॉन्ग HNO3, नाइट्रोबेंजीन बन गया। अब इसका करा दो क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन बन गया, प्रोडक्ट आ गया मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, आ गया मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। अगर आप सीक्वेंस थोड़ा बदल दे इसमें, अगर आप करो पहले अगर क्लोरीन बना देते, पहले आप क्लोरीनेशन करा देते, क्यों सीक्वेंस जरूरी है, तो देखो जरा, पहले चलिए ठीक है रिएक्शन हो जाता है बिल्कुल, पहले हम नाइट्रेशन ना करा के क्लोरीनेशन करा देते तो क्या दिक्कत होती, प्रोडक्ट बनता फिर से। अब लेकिन इसके बाद नाइट्रेशन कराएंगे तो क्या दिक्कत होगी। क्लोरीन कैसा डायरेक्टिंग है, क्लोरीन कैसा डायरेक्टिंग है, तो क्लोरीन है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। हैलोजेंस कैसे डायरेक्टिंग होती है भाई, सिंपल ही तो आसान है, क्लोरीन के पास है लोन पेयर, रिंग से एटम जो अटैच है उसके पास लोन पेयर हो चाहे माइनस चार्ज हो, ठीक हमने देख लिया ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो क्या बनता, प्रोडक्ट बनता, प्रोडक्ट बनता, लेकिन क्या बनता मेजर, दो प्रोडक्ट बनते इस बार, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन और पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। इसमें मैंने क्या लिखवा दिया है, पैरा प्रोडक्ट ही यूजुअली मेजर होता है, और सीक्वेंस में जब भी लिखना है आपको तो मेजर प्रोडक्ट को ही लिखना है, पैरा प्रोडक्ट ही मेजर। तो प्रोडक्ट बनेगा लेकिन क्या वो, देखिए जरा आंसर, क्या वो मेटा वाला है, इस केस में क्या बन जाएगा, पैरा प्रोडक्ट, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। आपको चाहिए था क्या, मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन चाहिए था, तो इसलिए पहले क्या लगाना पड़ा, इसलिए सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। पहले मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप लगाया हमने NO2 को, फिर उसके बाद उसका करा दिया क्लोरीनेशन। उल्टा करेंगे तो प्रोडक्ट वो तो नहीं आ पाए जो आपको चाहिए, इसलिए डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस जानना पड़ता है। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग आगे करेंगे ही एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के, जिसमें सब इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब दोनों क्वेश्चन नोट कर लो रेफरेंस के लिए, भाई क्या लिखा गया है उस हिसाब से सेट करना पड़ेगा, क्या कन्वर्ट करना है उस हिसाब से हमको कौन सा रिएक्शन पहले कराना है, सीक्वेंस सीक्वेंस सेट करना पड़ेगा। अब इसी से रिलेटेड टर्म है तो हमने डाई सब्स्टिट्यूशन अब तक देख लिया, पहले बेंजीन था, पहले शुरू में हमने लेक्चर्स पढ़े, पिछले लेक्चर्स में मोनो सब्स्टिट्यूशन पढ़ा, बेंजीन में नाइट्रो ये सब लगाया। अब इसके बाद पढ़ा कि दूसरा ग्रुप अब लगाएंगे तो कहाँ बनेगा, दूसरा ग्रुप कहाँ लगाएंगे, ठीक है, वो कैसे पता चलेगा। या तो दो टाइप के ग्रुप होते हैं,
एक होते हैं ऑर्थो पैरा पे लगाने वाले इलेक्ट्रोफाइल, दूसरे होते हैं मेटा पे डायरेक्ट करने वाले, ठीक है, ग्रुप्स। कैसे पहचानेंगे, कुछ हिंट और प्रॉपर रीजन के साथ हमने देख लिया। अब इसी से रिलेटेड है एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। इसी से रिलेटेड टॉपिक है, बिल्कुल बहुत कुछ इससे मिलता जुलता है। एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, देखते हैं इसका डिफरेंस क्या है, क्या टर्म है एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। ओहो क्या हो रहा है। एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, तो पहले एक एक करके देख लेते हैं। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स किसको बोलते हैं? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स the substituent which decreases the reactivity of benzene ring towards EAS। EAS का आप नाम जानते हैं, towards इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अब डिटेल बात, ऐसे ग्रुप जिनको बेंजीन पे लगा दें तो बेंजीन की रिएक्टिविटी, वो पांचों रिएक्शन अभी के लिए है तो बहुत सारे ऐसे रिएक्शन इलेक्ट्रो इस कैटेगरी में, लेकिन अभी हमने पांचों पढ़ा, हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन। ऐसे ग्रुप जिनको बेंजीन पे लगाने से बेंजीन का रेट ऑफ रिएक्शन घट जाए टुवर्ड्स ये पांचों रिएक्शन, तो उनको बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। मतलब है, जरा देखिए, जैसे इस बात का बोलने का मतलब क्या है कि NO2 ग्रुप, अभी आप देखेंगे एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। NO2 ग्रुप क्या है? एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। इस बात का मतलब क्या है? NO2 पे हमने कोई इलेक्ट्रोफाइल लगा है, NO2 का रिएक्शन किसी कोई करा है इलेक्ट्रोफाइल, तो NO2 हमने देखा, हमने मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, और इसका हमने इस रिएक्शन का रेट मेजर किया, वो आया R1। इस रिएक्शन का रेट मेजर किया, R1 आया। अब यही रिएक्शन, यही इलेक्ट्रोफाइल, सेम इलेक्ट्रोफाइल हमने बेंजीन पे लगाया, सेम इलेक्ट्रोफाइल हमने Cl+, जो भी लगा सकते हैं आप, लगाइए Cl+ SO3, और फिर से रेट मेजर किया, फिर से ये रिएक्शन आया R2। इस बात का मतलब क्या है? अगर आप बोल रहे हैं कि NO2 डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, उसका रेफरेंस क्या है, इसका मतलब क्या आपने मेजर किया है, ठीक है, NO2 डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्यों है, तो आपका एक्सपेरिमेंटल डेटा हो क्या है कि R2 इज ग्रेटर देन R। बेंजीन में रेट ऑफ रिएक्शन NO2 से नाइट्रोबेंजीन से ज्यादा आएगा, मतलब जब NO2 ग्रुप लगा तो बेंजीन की रिएक्टिविटी कम हो गई टुवर्ड्स द सेम रिएक्शन, टुवर्ड्स द सेम इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन की रिएक्टिविटी कम हो गई, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन कम हो गया। इसका मतलब NO2 कैसा है ग्रुप? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ये रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देते हैं, बहुत सारे हैं, देखते हैं। अब हिंट क्या है हमारे लिए कि कौन से डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं? ये अब जनरल लिख सकते हैं, ऑल मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ये एक बहुत बड़ा हिंट है। आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स ऑल्सो, जब ये रिंग पे लगते हैं तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या करते हैं? घटा देते हैं। आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स ऑल्सो, ये बड़ा काम का है। और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप का एक जनरल फीचर हमने देखा कि जो एटम रिंग से लगा रहता है बेंजीन रिंग से, उस पे या तो प्लस पार्शियल रहता है या कंप्लीट प्लस रहता है। ऑल मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स ऑल्सो। अब थोड़ा जनरल देख लेते हैं। ऑल मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आर डीएक्टिवेटिंग, लेकिन अब डीएक्टिवेटिंग का भी इनका थोड़ा अपना अपना पावर है, कोई ज्यादा डीएक्टिवेटिंग होता है, थोड़ा कम होता है, मॉडरेट होता है, थोड़ा देख लेते हैं। याद नहीं करना है, एक जनरल काम आ जाएगा, इसलिए मैंने बोला जो हमने पढ़ा उसी से रिलेटेड है। और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की पहचान क्या है? जो एटम रिंग से जुड़ा होगा उस पर या तो पार्शियल प्लस या कंप्लीट प्लस होता, ठीक है। और ये ग्रुप जब लगेंगे रिंग से, बेंजीन रिंग से, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन खुद रिंग के कंपेरिजन ही में भी कम हो जाएगा, R2 मोर देन R1।
तो जरा यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा देख लीजिए, याद नहीं करना है। तो डिफरेंट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग पावर। NR3 प्लस मोस्ट डीएक्टिवेटिंग है। ठीक है, क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप को हम बेंजीन पे लगाएंगे और उसका रेट ऑफ रिएक्शन मेजर करेंगे टुवर्ड्स द सेम इलेक्ट्रोफाइल, और देखेंगे कि सबसे ज्यादा रेट कम कम कब हो जाता है, जब NO2 लगाने से रेट कम होता है। भाई बेंजीन का रेट मेजर कर लिया आपने, बेंजीन का क्लोरीनेशन कराया और आपने रेट मेजर कर लिया। फिर अब नाइट्रोबेंजीन का कराए तो रेट और कम आएगा। NR3 का कराएंगे तो सबसे का रेट कम आएगा। तो ये वही चीज लिखी गई है, सबसे ज्यादा डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट है NR3 प्लस का, इस सब। ठीक है, इनको बोलते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसको नोट कर लो। वैसे बहुत, अब तुम कोई कहेगा बच्चा सर इसको याद करना है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही लाइन आ जाती है, कैसे याद होगा। मैं कहता हूँ कि याद करना ही नहीं, ये सब बस नोट्स के लिए है। जब हम क्वेश्चन करते हैं तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट ये वही ऑर्डर है जो माइनस, ठीक है, लमसम लमसम ये यही ऑर्डर है जो आपने -R इफेक्ट का ऑर्डर लिखा है जीओसी में, ये वही ऑर्डर है ऑलमोस्ट। CN ये कहलाते हैं ऊपर वाले ग्रुप स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ये जो ऊपर वाली लाइन है वो है स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। दीज आर स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, नोट करिए, ये है स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग। और ये वाले कहलाते हैं थोड़ा नीचे, इनसे कमजोर हैं थोड़े, तो ये है मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। दीज आर CHO, लेकिन आप देखो सबके सब मेटा डायरेक्टिव। ये है मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग। अब इस चीज का एक एप्लीकेशन पार्ट कर लेते हैं कि भाई स्ट्रॉन्ग मॉडरेट का यूज क्या करना है, स्ट्रॉन्ग मॉडरेट का यूज क्या करना है। मान लो क्वेश्चन देखो कैसे आएगा इसका, अरेंज फॉलोइंग कंपाउंड्स, arrange following compounds in decreasing order of rate of हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन बस एक एग्जांपल है, वो 5 रिएक्शन जो लिखवाए गए हैं, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, उनमें से कुछ कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बहुत सारे। किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कुछ क्वेश्चन दिए गए, कुछ कंपाउंड्स, उनका रेट का ऑर्डर क्या होगा। देखिए ये बेंजीन, यहां लगा दिया हमने नाइट्रोबेंजीन, और इस पे लगा दिया एक ये NCH3 प्लस, N पे 3 CH3 लगा हुआ, वही NR3 प्लस। तब यहां से देख सकते हैं ये है इसका एप्लीकेशन। सबसे स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग कौन है, NR3 प्लस। R मतलब बहुत कुछ हो सकता है, सबसे स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग कौन है भाई, NR3 प्लस। देख लो यहाँ पे NR3 प्लस सबसे स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। यहाँ CH3 प्लस, तो ऑब्वियस जितना स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही कम हो जाएगा। सबसे रेट कम किस में आएगा, थर्ड में। चलिए 1 2 3 लिख दे रहे, सबसे रेट कम किस में आएगा, थर्ड में। उसके बाद थोड़ा बड़ा रेट 2 में आएगा, सबसे अच्छा खुद बेंजीन में आएगा। मतलब ये ग्रुप क्या होते हैं, बेंजीन से भी कम रिएक्टिव होते हैं। जितना स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप रहेगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही कम हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही क्या हो जाएगा, कम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसी तरह से है एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, जस्ट इसका उल्टा, जस्ट इसका रिवर्स। The substituent which increases the rate of reaction of benzene, rate of reaction of benzene towards EAS, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि सिंगल रिएक्शन कोई है नहीं, बहुत सारे रिएक्शन है उस कैटेगरी में। अभी तो 5 ही पढ़ रहे हैं, कई बार बोल रहा हूं अभी 5 ही पढ़ रहे हैं, बाकी 12th में बहुत सारा पढ़ेंगे इस क्लास के रिएक्शन। मतलब क्या है, ऐसे ग्रुप जो बेंजीन में लगते हैं तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, पिछली बार घट गया था। जैसे टोल्यूइन मिथाइल ग्रुप क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है,
और भी बहुत सारे हैं। मिथाइल ग्रुप क्या है? एक्टिवेटिंग ग्रुप है। इस बात का मतलब क्या है, आप मिथाइल पे आप E प्लस कराइए, मिथाइल पे आप कराइए कोई इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन। मिथाइल कैसा डायरेक्टिंग है? मिथाइल कैसा डायरेक्टिंग है? ऑर्थोपैरा। और इसका हमने रेट मेजर कर लिया R1, इसका हमने रेट मेजर कर लिया क्या? R1। यही रिएक्शन आप बेंजीन पे कराइए, इसी इलेक्ट्रोफाइल का, इसी इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन आप बेंजीन पे कराइए और रेट आ गया R2। रेट क्या आ गया? R2। तो यहां क्या मतलब है, मिथाइल अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इस बात का यह मतलब है कि R1 विल बी मोर देन R2। रेट ऑफ रिएक्शन यहां पे ज्यादा आएगा, ये रिएक्शन तेजी से होगा। अब जनरल टर्म जरा देखिए, जनरल टर्म इसमें कुछ खास है, जरा लिखिए, इसको नोट करके लिखेंगे। ऑल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, all ortho para directing groups are activating groups also, activating groups also except for, अब हमको दिमाग में रखना है एक्सेप्ट फॉर। बोला था ना कि भाई हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं होता है। आप पहले रेट ऑफ रिएक्शन मेजर करेंगे, डिफरेंट ग्रुप लगा लगा, फिर देखेंगे, फिर आप उस ट्रेंड की बात करेंगे। तो यूजुअली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, यूजुअली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होते हैं? एक्टिवेटिंग ग्रुप भी होते हैं, कुछ लोगों को छोड़ के। कुछ ऐसे ग्रुप है जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो है, कुछ ऐसे ग्रुप है जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो है लेकिन वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं। कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो है लेकिन वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स है, एक्सेप्ट फॉर हेलोजन। एक्स मतलब FCl, Bri, NO, SR, इनको आपको नोट कर लेना है, SOR, ठीक है, CH2X, ये सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। एक्स मतलब FCl, Bri ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है लेकिन ये रिंग डीएक्टिवेटिंग कंसीडर किए जाते हैं। ये जब रिंग पे लगते हैं तो उसकी रिएक्टिविटी, बेंजीन की रिएक्टिविटी, ठीक है, कम हो जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है। ये देखिए, ये सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है लेकिन डीएक्टिवेटिंग। इनके अलावा जो भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है वो एक्टिवेटिंग में ही, ग्रुप में ही आते हैं। ठीक है, इनको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होने के बावजूद क्या है? डीएक्टिवेटिंग। दीज आर दीज आर वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। भाई हमने लिखा है स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग, मॉडरेट, उनसे कमजोर, उनके बाद ही आएंगे ये। भाई स्ट्रॉन्ग डीएक्टिविटी लिखा, मॉडरेट उनके बाद, लेकिन फिर भी ये, इनकी रिएक्टिविटी बेंजीन से भी कम होती है। दीज आर वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स तो है लेकिन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स में आता है ये। और यूजुअली क्वेश्चन में भाई यही फंस सकते हैं। बाकी अपने जनरल टर्म दिमाग में है कि मेटा डायरेक्टिंग में कोई टेंशन नहीं है। मेटा डायरेक्टिंग है तो डीएक्टिवेटिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो एक्टिवेटिंग। मेटा डायरेक्टिंग है तो डीएक्टिवेटिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो एक्टिवेटिंग, एक्सेप्ट फॉर दिस ग्रुप। दिस ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स बट दे आर मॉडरेट या वीक डीएक्टिवेटर्स ऑल्सो। क्वेश्चन करेंगे जिस तरह से एक्टिवेटिंग का कुछ ऑर्डर है, जिस तरह एक्टिवेटिंग ग्रुप का कुछ ऑर्डर है तो थोड़ा सा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का कुछ ऑर्डर था, तो यहाँ भी वही रीजन है। इनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। ये भी मोर और लेस आप देखेंगे कि प्लस आर का ही ऑर्डर है, प्लस आर का ऑर्डर है। इनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग। ये है थोड़े मॉडरेट, ये है मॉडरेट एक्टिवेटिंग, और ये है वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप। ये है वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। मॉडरेट है, स्ट्रॉन्ग और वीक एक्टिवेटिंग। लेकिन इन सब चीज़ों को बस नोट्स में लिखे, याद करने मुझे नहीं लगता क्वेश्चन में बहुत काम आता है। मैं खुद बता रहा हूँ भाई, पहले सवाल करना चाहिए तब पता चले कि सर याद करना है कि नहीं। आप क्वेश्चन करो, खुद पता चल जाएगा कि शायद इसकी उतनी ज़रूरत है नहीं। अनुभव से बोला जा रहा है, ऐसा नहीं।
आप क्वेश्चन करोगे आपको लगेगा कि सर ये बहुत याद करने की बहुत काम नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया काम। वहां आप नॉर्मल सेंस लगा के आप सवाल कर सकते हैं। चल, अब इन सब का एक कंबाइंड क्वेश्चन कर लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ते हैं ट्राइसेप्स। अरेंज फॉलोइंग in decreasing order of rate of EAS. Arrange following in decreasing order of rate of EAS. यहां लगा दिया हमने बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, थोड़ा कंबाइन कर लेते हैं, OH, NH2। देखना सवाल तो बहुत कुछ लिख दिया वहां पे, वो पावर लिख दिया, लेकिन सवाल में बहुत जरूरत नहीं पड़ती है, आप घबराइए मत, सवाल में बहुत जरूरत नहीं पड़ती इसकी। तो ऑब्वियस है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगेंगे तो रेट घट जाएगा, एक्टिवेटिंग बढ़ जाएगा। तो सबसे बेकार पहले छाटते हैं, पहले ये चलिए 1 2 3 4 5 और 6। सबसे NO2 क्या है? स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, जितना ज्यादा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप रहेगा उसका रेट उतना ही कम आएगा। सबसे कम 3। हेलोजन लिखवाया हमने, हेलोजन का स्पेशल केस है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स तो है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स है, बट दे आर रिंग डीएक्टिवेटर्स ऑल्सो, ठीक है। क्योंकि यूजुअली इनका देखो जरा, इनका 2 इफेक्ट है, प्लस आर माइनस आई, पहले ही बताया गया था इनका 2 इफेक्ट है, प्लस आर माइनस आई। लेकिन इनका माइनस आई इफेक्ट यूजुअली डोमिनेंट इफेक्ट होता है। माइनस आई इफेक्ट क्या है? डोमिनेंट इफेक्ट, दैट्स वाई दे आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, ठीक है। NO2 जितना नहीं, NO2 इतना नुकसान नहीं करेगा, लेकिन नुकसान तो करेगा। तो ये है तीसरा, के बाद आएगा दूसरा नंबर, थर्ड के बाद आएगा 2, फिर खुद बेंजीन। अब बेंजीन के आगे सब लगे हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप, ये सब भाई। अब जरा देखिए मिथाइल एक्टिवेटिंग ग्रुप, लेकिन इसका कौन सा इफेक्ट होता है? हाइपर कन्जुगेशन। ये सारे के सारे क्या करेंगे? OH भी, NH2 भी, मिथाइल भी, सब के सब क्या करेंगे? एरिनियम आयन को स्टेबलाइज करेंगे। लेकिन मिथाइल कैसे स्टेबलाइज करेगा? हाइपर कन्जुगेशन के थ्रू। ये दोनों और NH2 कैसे, ये दोनों कैसे स्टेबलाइज करेंगे? R इफेक्ट के थ्रू। और यूजुअली हमने क्या पढ़ा? रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है? डोमिनेंट इफेक्ट। ये तो कंफर्म है कि OH और NH2 वाले जो है वो मिथाइल से तो आगे आएंगे। अरे भाई मिथाइल एक्टिवेटिंग है, लेकिन किस इफेक्ट के थ्रू? हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट के थ्रू। OH NH2 दोनों एक्टिवेटिंग है, लेकिन किस इफेक्ट के थ्रू? रेजोनेंस के थ्रू। और रेजोनेंस क्या होता है? डोमिनेंट इफेक्ट। ये तो आगे करेंगे। तो ये आ गया 6। अब इन दोनों में और याद नहीं करना, वही मैं बता रहा था, थोड़ा सोचिए आ जाएगा। दोनों का प्लस आर। अब क्या फंस गया मामला? तो कार्य से क्या देखना चाहिए कि किसका प्लस आर पावर ज्यादा है? क्या हम नकल मानने जाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्या हमको याद करना है? बिल्कुल नहीं। अरे देखो, दोनों के पास है लोन पेयर, दोनों रिंग को भाई लोन पेयर देते हैं, तो जिसका डोनेटिंग एबिलिटी ज्यादा हो। एन चूंकि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एन क्या है? O से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का डोनेटिंग पावर ज्यादा होता है। तो सबसे अच्छा क्या होगा? 4th, 5th और उसके बाद NH2 का प्लस आर इफेक्ट। आप देख भी सकते हैं ऑर्डर, अगर आपके पास लिखा है तो NH2 का प्लस आर इफेक्ट OH से तो ज्यादा होगा, बिकॉज N इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ऐसा क्वेश्चन में बहुत जरूरत नहीं पड़ती उस ऑर्डर को याद करने की। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखिए, सेम हमको करना है क्या? सेम क्या करना है? रेट ऑफ EAS में सेट करना है, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक्स। रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के ऑर्डर में सेट करना है। देखना है यहाँ पे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखना, अरेंज फॉलोइंग कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ EAS। अब देखिए ये 1 4, अरेंज फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ EAS, ठीक है। देखो इसको, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आगे बेंजीन से बहुत कुछ अटैच है, उससे मतलब नहीं है। हमको देखना है कि बेंजीन से जो डायरेक्टली कनेक्टेड एटम, ये देखो, उसको मार्क करिए। बेंजीन से जो डायरेक्टली कनेक्टेड एटम है
या डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन ही समझ लो, ठीक है, जिसको हम आगे चल के बेंजिलिक कार्बन भी लिखे बोला जाएगा। डायरेक्टली अटैच जो एटम है उनका क्या इफेक्ट है, डायरेक्टली अटैच जो एटम है बेंजीन से उनका क्या इफेक्ट है बेंजीन पे, वो कैसे है, वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स में आएंगे कि डीएक्टिवेटिंग में आएंगे, वो डिसाइड करेंगे रेट ऑफ ईएस। अब देखो ये जो एटम कार्बन कनेक्ट है, कार्बन पे क्या आएगा, पार्शियल प्लस, अरे भाई पोलर बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड है, इस कार्बन पे भी क्या आएगा, प्लस। अब क्या लिखवाया गया है, अगर बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड एटम पे पार्शियल प्लस हो चाहे कंप्लीट प्लस हो तो क्या होते हैं, बेटा डायरेक्टिंग, और साथ साथ में सारे के सारे बेटा डायरेक्टिंग क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो ये दोनों हो गए क्या, यहाँ पे दोनों ग्रुप क्या हो गए, डीएक्टिवेटिंग। अब यहाँ क्या जुड़ा है, CH2 CH2। एल्काइल ग्रुप कैसे होते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, उनका क्यों एक्टिवेटिंग होते हैं, ड्यू टू हाइपर कन्जुगेशन, याद रखिए। यहाँ NH N के पास लोन पेयर है, O के पास भी लोन पेयर है, जिनके पास लोन पेयर होता है वो कैसे होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स। और ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स यूजुअली क्या होते हैं, एक्टिवेटर्स। यूजुअली ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स क्या होते हैं, एक्टिवेटर्स, कुछ को छोड़ के उनकी बात छोड़िए। यूजुअली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आर एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, ये दोनों ही एक्टिवेटिंग, ये दोनों ही एक्टिवेटिंग। यहां भी है N के पास लोन पेयर, यहां भी है N के पास लोन पेयर, ये भी दोनों क्या है, एक्टिवेटिंग। अब देखो तो सबसे बेकार तो इसमें हो जाएगा 1 वाला, क्योंकि N यहाँ दोनों ग्रुप है, दोनों ही ग्रुप क्या है, डी एक्टिवेटिंग ग्रुप्स है, दोनों ही डी एक्टिवेटिंग ग्रुप्स है, बेकार। अब इनमें है रेजोनेंस इफेक्ट, 3 और 4 में जो भी एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं, 3 और 4 में उसमें क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट, और 2 में क्या है, हाइपर कन्जुगेशन। तो 3 और 4 वाले जो भी होंगे वो 2 से तो अच्छे ही होंगे। 2 में भी दोनों ग्रुप एक्टिवेटिंग है, कोई बात नहीं, लेकिन उनका एक्टिवेटिंग इफेक्ट क्यों है, ड्यू टू हाइपर कन्जुगेशन, जबकि वहां है रेजोनेंस इफेक्ट। अब यहाँ पे N का भी रेजोनेंस इफेक्ट, O का भी रेजोनेंस इफेक्ट, लेकिन यहाँ पे दो क्या है, NN। अब समझ जाएंगे एक्स्ट्रा फैक्टर डिफरेंस क्या है पॉइंट का, इसमें O है, इसमें N है, कौन अच्छा है, बेहतर डोनर है, कौन बेहतर डोनर एटम है, N लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो आंसर आ गया, आंसर आ चुका। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप आगे क्या जुड़ा है उससे मत देखिए, बेंजीन से जो ग्रुप डायरेक्टली जुड़े हैं, बेंजीन से जो डायरेक्टली ग्रुप्स जुड़े हैं उनका कैसा इफेक्ट है, एक्टिवेटिंग इफेक्ट है कि डीएक्टिवेटिंग, तो आपको आंसर आ जाएगा वहीं से। ये है रेट ऑफ ईएस, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अब अब इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है, मोनो पढ़ लिया, डाई पढ़ लिया, अब बात आती है ट्राई सब्स्टिट्यूशन, कि दो ग्रुप ऑलरेडी लगे हैं, तीसरा ग्रुप कहां लगेगा, दो ग्रुप ऑलरेडी लगे हैं, तीसरा ग्रुप कहां लगेगा, ये कैसे डिसाइड होगा। अगर दो ग्रुप पहले से लगे हैं, तीसरा ग्रुप फिर से इलेक्ट्रोफाइल लगाना है, तो जो दो ग्रुप पहले से लगेंगे वो उसमें से बताएंगे, देखते। लेकिन मैं बता दूं कि प्रॉपर जवाब क्या होगा, ये टॉपिक पढ़ाया अचानक पढ़ाया कोई, सुनो मेरी बात, वो आदमी कंक्लूजन लिखवा देता है, मैं भी लिखवा दूंगा, कुछ शॉर्टकट लिखवा दूंगा, लेकिन उससे मेन बात वो नहीं होगी। मेन क्या है कि सर हमको नहीं पता है कि इलेक्ट्रोफाइल दो लगे हैं, दो ग्रुप पहले लगे हैं, अब इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो कहाँ लगेगा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, मैं हिट एंड ट्रायल करके बता सकता हूँ, देखना वही प्रॉपर जवाब होगा। हिट एंड ट्रायल करके बता सकता हूँ, मैं पोजीशन सर्च करूंगा, भाई दो ग्रुप लगेंगे तो 4 पोजीशन बचेगी, भाई 6 पोजीशन थी बेंजीन में, दो ग्रुप दो ऑक्युपाइड हो गया, 4 बचा। अब 4 में से इलेक्ट्रोफाइल को मैं सेट करूंगा, कहाँ कहाँ लगेगा, हिट एंड ट्रायल करूंगा, और देखूंगा एरिनियम आयन कहाँ सबसे स्टेबल बन रहा है, वो पोजीशन सुटेबल होगी मेरे लिए। देखना ये आंसर प्रॉपर है, आप कभी भी कर सकते हैं। अब उनमें से सर क्या करेंगे, उसमें सर के पास भाई पढ़ा रहे हैं तो उनको आइडिया है कि क्या क्या उन कंक्लूजन्स मिले, उन कंक्लूजन्स को तुम्हें मैं बता दूंगा। कोई बहुत बड़ा इसमें तीर नहीं मारना है, ये कोई ट्रिक नहीं है कि मैं बता दूं, तुम भी कर सकते हो, ठीक ना। लेकिन जो पीछे बात बताई गई है इससे पहले, बेसिक इसका यही रहेगा कि एरिनियम आयन कहाँ स्टेबल बनेगा। ठीक, देखिए पहला, इफ, मेन बात पहले लिखते हैं, इफ टू ग्रुप्स आर already present, then position of third electrophile will be
डिसाइडेड बाय फॉलोइंग फैक्टर्स। पहला, लेकिन ये देखना कंक्लूजन से, प्रॉपर बात वही है, एरिनियम आयन की स्टेबिलिटी, उसके कुछ कंक्लूजन शॉर्टकट। पहला, इफ वन इज एक्टिवेटिंग एंड अदर deactivating, if one is activating and other deactivating, then activating group will decide the position. Activating group will decide the position of electrophile. देखिए देखिए, एक एक्टिवेटिंग है, दूसरा डीएक्टिवेटिंग है, तो एक्टिवेटिंग ग्रुप के हिसाब से हम तय करेंगे। देखिए जरा इसके यहाँ पर मान लो ये दिया है पैरानाइट्रोफिनॉल, और पैरानाइट्रोफिनॉल का कह रहा है फिर से आप नाइट्रेशन NO2 प्लस करा दीजिए। NO2 प्लस मतलब कौन का H2SO4 HNO3 करा दीजिए, कुछ करा दीजिए, HNO3 करा दीजिए, जहां से NO2 प्लस मिल जाए। तो अब ये NO2 प्लस कहाँ लगेगा, इसकी पोजीशन देखिए क्या क्या है, क्या क्या अवेलेबल है। ये 4 पोजीशन अवेलेबल है, ये 4 पोजीशन अवेलेबल है इसके लिए। अब कहाँ लगेगा, तो अब दोनों ग्रुप का नेचर देखिए। ये जो ग्रुप है OH और ये है NO2। OH है एक्टिवेटिंग, NO2 है डीएक्टिवेटिंग। तो जब भी ऐसा केस हो, एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग लगा हो, एक्टिवेटिंग ग्रुप के हिसाब से लगाएंगे, एक्टिवेटिंग ग्रुप के हिसाब से लगाएंगे। अभी समझ में आ जाएगा क्यों। NO एक्टिवेटिंग ग्रुप के हिसाब से NO2 लगाएंगे, तो एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन है, OH। अब NO2 को भूल जाइए, NO2 को भूल जाइए, एक्टिवेटिंग ग्रुप के हिसाब से लगाइए। एक्टिवेटिंग ग्रुप के हिसाब से OH कैसा डायरेक्टिंग है, OH डायरेक्टिंग है ऑर्थो पैरा। NO2 को भूल जाइए, अब OH के हिसाब से लगाइए, ठीक है। OH कैसा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पैरा। तो अब ऑर्थो की ये पोजीशन, मेटा ये है, पैरा ये है। पैरा पोजीशन पे लगा नहीं सकते, पैरा तो ब्लॉक है। पैरा पोजीशन पे अब तीसरा इलेक्ट्रोफाइल नहीं लगा सकते, वो तो ऑलरेडी ऑक्युपाइड है। तो ऑब्वियस ऑब्वियस है, आप ऑर्थो पे लगाइए। अरे ऑर्थो इधर उधर एक ही बात है। चूंकि OH की रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन ब्लॉक था, तो हमारे पास चॉइस नहीं। तुम कहोगे सर क्यों, ये कोई ट्रिक है? नहीं नहीं, क्या कंक्लूजन है, फालतू की कंक्लूजन, कुछ नहीं। मैंने कहा अरे यार, बच्चे के पास क्या चॉइस है, दो ही चॉइस है, या ऑर्थो या मेटा। पैरा तो ब्लॉक है। देखिए देखिए कि क्यों आपने OH को चुना, क्यों आपने OH को प्रेफरेंस दिया, आप क्या बताना चाहते हैं। वाई OH, देखिए तो भाई हमारे पास दो ही चॉइस थी, या तो NO2 यहां लगता है, या तो ये मेटा पे लगता है। और कौन सी चॉइस है, या तो NO2 वो ऑर्थो पे लगता है, या मेटा पे लगता है OH के रिस्पेक्ट में। हिट एंड ट्रायल, अगर आप ऑर्थो पे लगाएंगे, पहला हमने मान लिया कि NO2 ऑर्थो पे लगा, जो कि बाद में सही निकलेगा। तो आप देख लीजिए तुरंत, जैसे ही NO2 को ऑर्थो पे लगाएंगे, तो OH के बगल में ये चित्र देखो, ये स्ट्रक्चर देखिए, OH के बगल में आ गया प्लस, और OH के बगल में प्लस क्या है, स्टेबल। OH के बगल में प्लस क्या है, स्टेबल होगा। अब दूसरा ऑप्शन देखो, हिट एंड ट्रायल, सारा कोई ये फालतू का लिखवा रहे, ये कंक्लूजन्स बेकार है। दूसरा ऑप्शन, सर हम यहाँ चेक करना चाहते हैं NO2 के बगल में वो मेटा वाला पोजीशन जो है, वहां चेक करना चाहते हैं, कर लगाइए भाई। अगर आप NO2 को यहां लगाते हैं, तो प्लस कहां बनेगा, आप चेक करो, इस NO2 के बगल। मिल गया चॉइस, देखा। हिट एंड ट्रायल से भी आंसर आ जाएगा, फालतू का लैंग्वेज है वो। क्या आप सोच लो कि OH के बगल में प्लस ज्यादा अच्छा है कि NO2 के बगल में प्लस, कहाँ आप प्रीफर करेंगे। ऑब्वियस यार OH के बगल में प्लस, NO2 को विड्रॉइंग ग्रुप है, बेकार करेगा उसको, इसलिए हमने OH को प्रेफरेंस दिया है। ये सब सोच के वो लाइन लिखी गई है कि एक्टिवेटिंग ग्रुप जो है वो डिसाइड करेगा पोजीशन को। एक दो और एग्जांपल लिखो इसका, ये देखिए। चलिए इसका हमने करा दिया Cl2Fe। अब देखो, तो अब जान ही गए, OH है एक्टिवेटिंग, NO2 है डीएक्टिवेटिंग। अब OH की रिस्पेक्ट में लगेगा ऑर्थो, ऑर्थो पैरा, भाई इन्हीं तो इन्हीं पोजीशन पे लगेगा। OH की रिस्पेक्ट में ऑर्थो, ठीक है, पैरा। अब यहां 3 प्रोडक्ट बनेंगे OH के हिसाब से, एक Cl यहां, बाद में हम देखेंगे कम ज्यादा, एक बार Cl यहां, सब कुछ OH की रिस्पेक्ट में 2 ऑर्थो की पोजीशन, एक पैरा की पोजीशन।
और एक बार यहां। देखो देखो ये 3 प्रोडक्ट बन गए। अब इनमें से पूछ दिया कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, तो सबसे जो बेकार प्रोडक्ट बनेगा, लीस्ट जो बनेगा, वो ये वाला। हमेशा 1 2 3 जब भी 3 ग्रुप्स एक साथ होंगे, जब भी ऐसा कंडीशन दिख जाए, हमने बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बेकार, सबसे कम कौन सा बनेगा, जिसमें सबसे ज्यादा होगी क्या, स्टेरिक क्राउडिंग। 1 2 3 अगर अगल बगल 3 ग्रुप है, सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा स्टेरिक। और ये है लीस्ट, ये है लीस्ट ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन। मतलब सिंगल आंसर अगर करेक्ट है तो इसको तो बनाना ही नहीं, इसको तो बनाना ही नहीं। ये तो मैंने समझाने के लिए बना दिया। लीस्ट ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन। अब उनमें बताइए, अभी भी मान लो सिंगल आंसर लिखना है, दो तो आपने दो बताया, इसमें से बताइए। ये दोनों का अच्छा खासा कंटेंट होगा, इन दोनों का परसेंटेज सही सही होगा, लेकिन अब इसमें से कौन सा। अब देखो, इसमें देखो, इसमें Cl के बगल में क्या लगा है, NO2 का कौन सा इफेक्ट है, -I। NO2 का -I यहां पे है, तो NO2 क्या करेगा इस पोजीशन पे, भाई इलेक्ट्रोफाइल है ना Cl+, इसमें इलेक्ट्रोफाइल आता है, Cl+ किस फॉर्म में आएगा, Cl फॉर्म में आएगा, Cl+ के फॉर्म में। तो इलेक्ट्रोफाइल ऑब्वियस उस पोजीशन को प्रीफर करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो रिलेटिवली। गरीब आदमी है बेचारा, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी उस पोजीशन को वो प्रीफर करेगा। ठीक है, लग गया। लेकिन फिर भी चॉइसेस पूछी जा रही है। अब देखिए, अब यहां रोल आएगा NO2 का। NO2 क्या करेगा, NO2 इस पोजीशन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा थ्रू -I इफेक्ट। NO2 क्या करेगा, अपने बगल की पोजीशन से, अपने ऑर्थो पोजीशन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा -I इफेक्ट के। यहां है OH, OH भी विड्रॉ करेगा, OH के रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो है, OH के रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो पोजीशन है। बिल्कुल, तो हम तो रिलेटिव बात कर रही है। OH के रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो पोजीशन है और NO2 के रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो पोजीशन है, और बगल की पोजीशन से ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट लगता है। अब देखेंगे, OH भी इस पोजीशन को थोड़ा सा डिफिशिएंट बनाएगा, NO2 भी बनाएगा -I इफेक्ट के थ्रू। अब किसकी औकात ज्यादा है, आप जानते हैं NO2 का -I, NO2 का -I इफेक्ट OH से कहीं ज्यादा है। मिल गया आंसर। कौन सी पोजीशन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, वो है पोजीशन ये वाली। कौन सी पोजीशन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, वो ये वाली पोजीशन है। तो ऑब्वियस है कि जो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, दिस विल बी मेजर प्रोडक्ट। तीनों में सबसे ज्यादा मेजर होगा। सोचिए जरा, सोचिए, कुछ याद नहीं करना है, समझो। ये दोनों का अमाउंट अच्छा खासा होगा, बिल्कुल होगा। ये तो सबसे बेकार वाले को छोड़िए। लेकिन इनमें से पूछ दिया तो हम क्या देखेंगे कि रिलेटिवली मोर इलेक्ट्रॉन रिच चाहे लेस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पोजीशन कौन सी है। तो हमको निकल गया कि ये भाई, ये तो NO2 तो बेकार करेगा। NO2 अपने बगल में -I लगाएगा, तो इस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी नहीं होगी, उतनी ज्यादा नहीं होगी जितना यहाँ पे। ये है मेजर। बहुत आसान है, कर लेंगे। अब दूसरा सवाल देखिए दूसरा सवाल, दूसरा और दूसरी बात, इफ both groups are activating, then position of electrophile will be decided by more activating groups। लेकिन आंसर वही है, चिंता की बात नहीं, वही बात ही है, मोर एक्टिवेटिंग ग्रुप। देखिए, अगर दोनों एक्टिवेटिंग हो जाए, अभी तो एक एक्टिवेटिंग एक डीएक्टिवेटिंग, तो जो ज्यादा एक्टिवेटिंग होगा वो डिसाइड करेगा। लीजिए लीजिए, OH यहाँ CH3 लगा दिया। चलिए, यहाँ पे कुछ लगाना है, Br2Fe कुछ करना है। अब दोनों एक्टिवेटिंग है, लेकिन इसका एक्टिवेटिंग इफेक्ट, OH का एक्टिवेटिंग इफेक्ट क्यों है रेजोनेंस के थ्रू, और मिथाइल का क्यों है हाइपर कन्जुगेशन के थ्रू। तो ऑब्वियस है ये है मोर एक्टिवेटिंग, दिस इज मोर एक्टिवेटिंग देन मिथाइल, ये डिसाइड करेगा। अब इसके रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे, OH कैसा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो, ऑर्थो पैरा। अब इन तीन पोजीशन पे Br लगेगा। ओहो, इन तीन पोजीशन पे Br लगेगा कहाँ कहाँ, OH के रिस्पेक्ट में ऑर्थो की दो पोजीशन है। अब आप समझ भी जाएंगे कि सबसे कम ज्यादा कैसे कहां से डिसाइड करेंगे, बहुत आसान है। 3 प्रोडक्ट बन गए OH के हिसाब से, और 2 ऑर्थो और 1 पैरा। अब खुद सोचो, सबसे बेकार लिस्ट, चलिए लिस्ट देखते हैं। सबसे बेकार ये वाला,
अरे भाई स्टेरिक रिपल्सन 1 2 3 एक साथ 3 ग्रुप बेकार, सबसे सबसे बेकार। इन दोनों में क्या करें? अगर अगर दोनों पूछता है तो आंसर तो दोनों होंगे, लेकिन फिर भी अगर चॉइस है भाई मेजर बताइए, इसमें से सिंगल आंसर करना तब बताइए। उसके बाद क्या देखेंगे? अब दोनों पोजीशन देखिए कि किस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ज्यादा है, वहां बी आर लगना पसंद नहीं करेगा। यहाँ ओ OH का माइनस आई लगेगा इस पोजीशन पे, यहाँ मिथाइल का क्या लगेगा? प्लस आई। प्लस आई क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ तो बढ़ाएगा। यहाँ मिथाइल का प्लस आई लगेगा इस पोजीशन पे, और मिथाइल के प्लस आई की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज्यादा होगी। इसका मतलब बी आर के लिए ये है सुटेबल पोजीशन। कंपेरेटिवली दिस बनेगा दोनों ज्यादा, बनेगा दोनों ज्यादा। अब अगला केस बहुत इंटरेस्टिंग है इसका, तीसरा केस। इफ बोथ ग्रुप्स आर स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, जो हमने लिस्ट देखा अभी, देन पोजीशन ऑफ E plus will be decided by more deactivating। देखा, शुरू में लगा होगा कि भाई अगर दोनों डीएक्टिवेटिंग है, तो अभी तक जो पढ़ा उस हिसाब से लगता होगा कि जो कम डीएक्टिवेटिंग होगा वो डिसाइड करता होगा, लेकिन लेकिन देखिए विल बी डिसाइडेड बाय मोर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। थोड़ा एनॉमरस लगाएगा, लेकिन जैसे ही आप एरिनियम आयन को देखेंगे समझ जाएंगे, मोर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। क्योंकि ये सब तो बातें हैं यार, असली बात बताइए। एरिनियम आयन देखा, इसको ध्यान दो, मोर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप विल डिसाइड। मान लो यहां लगा दिया NO2 ओवर CHO, और इसका हमको कराना है ब्रोमिनेशन। दोनों डीएक्टिवेटिंग है, NO2 भी CHO भी। स्ट्रॉन्ग कौन है? NO2। लिस्ट देखा हमने, NO2 क्या है? स्ट्रॉन्ग। तो हम NO2 के दोनों ही मेटा डायरेक्टिंग है। NO2 का मेटा कौन सा होगा? NO2 का मेटा ये वाला। तो NO2 के हिसाब से मेटा पे लगाएंगे, देखते। NO2 के हिसाब से मेटा पे, CHO के हिसाब से नहीं। मेटा विथ रिस्पेक्ट टू NO2 लगाया जाएगा। CHO का मेटा तो यहां आता है, क्यों भाई? जबकि NO2 क्या है? स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, वो डिसाइड कर रहा है। क्यों ऐसा चुना हमने? देखो हिंट, ठीक है। Br प्लस ये क्या देगा? Br प्लस की दो ही पोजीशन है, या तो यहां या तो यहां। हिट एंड ट्रायल करें। चलिए मान लेते हैं Br प्लस को हमने यहां लगा दिया होता। देखो जरा क्या, क्यों ऐसा हुआ? Br प्लस को हमने NO2 के बगल में लगा दिया होता, मतलब मेटा विथ रिस्पेक्ट टू CHO लगा दिया होता, तब क्या होता? अगर आपने Br को मेटा विथ रिस्पेक्ट टू CHO लगा दिया होता तो क्या दिक्कत आती? ये बनता, ये देखो, ये प्लस को देखिए कहां आ गया, ये प्लस चार्ज NO2 के बगल में आ गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन जो अभी आपने किया है। इस केस में क्या होगा? अगर आपने NO2 को, अरे Br को मेटा के यहां लगा दिया होता NO2 के रिस्पेक्ट में मेटा, तब क्या आएगा? दोनों को बस देखो, तब कहां आएगा प्लस? तब कहां आएगा प्लस? ये देखिए। अब इन दोनों स्ट्रक्चर को आप देखिए, अब समझिए। दोनों में प्लस आ रहा है, बेकार लोगों के बीच पीछे, दोनों ही बेकार करने वाले हैं। NO2 भी बेकार करेगा प्लस को, डिस्टेबलाइज करेगा, CHO भी करेगा। कौन ज्यादा बेकार करेगा? खुद देखिए, कौन ज्यादा बेकार करेगा? NO2। तो वहां फायदा हुआ, कुछ तो फायदा हुआ। वहां अभी भी वही आंसर है। क्या आंसर है भाई? एक कंक्लूजन, स्टेबिलिटी ऑफ एरेनियम आयन। ये दोनों बेकार करेगा, लेकिन ये देखिए, ये रिलेटिवली क्या है? दिस इज रिलेटिवली मोर स्टेबल। रिलेटिवली मोर स्टेबल उनसे तो अच्छा ही है। इसलिए वो बात लिखी गई है कि जब दोनों डीएक्टिवेटिंग हो, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग है, तो जो मोर स्ट्रॉन्ग है, जो उनमें भी जो ज्यादा खराब वाला है, उसके रिस्पेक्ट में बात करेगा, उसके रिस्पेक्ट में आने वाला इलेक्ट्रोफाइल लगेगा, वो डिसाइड करेगा। तो यहां डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा था? किससे रिस्पेक्ट में लगाया गया? ये
NO2। मोर डीएक्टिवेटिंग। अब देखो यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी आते हैं। चला देखो यही क्वेश्चन, ये ट्राई सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन दूसरे तरीके से कैसे आते हैं। ये तो मेंस का ही क्वेश्चन है जो मैंने लिया एग्जाम। अब कई बार क्वेश्चन में दो दो रिंग दे सकता है, दो दो रिंग दे के पूछ सकता है इसका मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट इस रिएक्शन का क्या होगा। तो जब भी दो रिंग होगा तो पहले आपको ये डिसाइड करना होगा भाई Br2 में इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा Br प्लस, कि Br प्लस मेनली किस रिंग में लगेगा। तो जिस रिंग में एक्टिवेटिंग ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो, जिस रिंग में क्या हो एक्टिवेटिंग ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो, उस रिंग में Br इलेक्ट्रोफाइल लगेगा। अब देखिए N क्या है, इसके पास क्या है लोन पेयर। लोन पेयर वाले क्या होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स, और ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स यूजुअली क्या होते हैं एक्टिवेटर्स। ये है एक्टिवेटिंग ग्रुप। सी पे क्या है प्लस चार्ज, याद नहीं करना है। अब प्लस वाले क्या होते हैं मेटा डायरेक्टर्स, और मेटा डायरेक्टर्स क्या होते हैं सारे के सारे डीएक्टिवेटर्स। तो ऑब्वियस ये क्या है एक्टिवेटिंग ग्रुप। इसका मतलब ये कंफर्म है कि Br इसी रिंग में कहीं लगेगा। उनको भूल जाइए, किस रिंग में लगेगा Br प्लस, जिसमें एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हो। अब ये कैसा डायरेक्टिंग है, अब कहाँ लगेगा मेनली, अब NH के हिसाब से लगाइए। NH कैसा ग्रुप है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा, ऑर्थो पैरा। तो Br दो जगह लगेगा मेनली, ऑर्थो पे और पैरा पे। लेकिन मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है मतलब सिंगल बात कर रहा है। ऑर्थो पे जब Br लगाएंगे, ऑर्थो पे आप जब Br लगाओगे, यहाँ पे जरा लगा के देखो, ऑर्थो पे एक Br लगाएंगे, इस Br का इतने बड़े ग्रुप के साथ, इतने बड़े ग्रुप के साथ क्या होगा स्टेरिक रिपल्सन। Br का इतने बड़े ग्रुप के साथ क्या होगा ऑर्थो पे स्टेरिक रिपल्सन। तो उससे अच्छा क्या है उसके लिए, बनेगा वो भी प्रोडक्ट बिल्कुल बनेगा, लेकिन हमको सिंगल चॉइस लेना है। तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा सामने है, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे Br लगा दीजिए, यहाँ पे Br लगा, आंसर आ गया। तो जब भी दो रिंग होगा तो चॉइस पहले ये किस रिंग में लगेगा, तो जिसमें एक्टिवेटिंग ग्रुप या स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हो उसमें लगेगा। लीजिए सवाल लीजिए इससे, मान लो ये है, यहां लगा दिया हमने NH, यहां लगा दिया, इसको ऐसे रख दो, फिर से इसका Br2Fe करा दिया। अब देखो इसमें ये भी एक्टिवेटिंग, यहां CH2 है वो भी एक्टिवेटिंग बिल्कुल है, लेकिन अब जानते हैं कि इसका NH का एक्टिवेटिंग इफेक्ट क्यों है रेजोनेंस के थ्रू, इनका क्यों है हाइपर कंजुगेशन के थ्रू, और ये है क्या है डोमिनेटिंग इफेक्ट है। मतलब Br कहाँ लगना चाहेगा इस रिंग में, Br कहाँ लगना चाहेगा इस रिंग में, लेफ्ट वाले रिंग में। लेफ्ट में क्या है मोर एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। अब ये कैसा डायरेक्टिंग है ऑर्थो पैरा, इस यहाँ पे तो लगा नहीं सकते यार, यहाँ तो ब्लॉक है वो। तो ऑब्वियस है दो पोजीशन है आपके पास, या तो ये या तो ये, दो प्रोडक्ट बनेंगे मेनली। उसमें भी से कौन सा, उसमें से भी कौन सा ज्यादा, ऑर्थो पे लगाएंगे Br तो फिर इतने बड़े ग्रुप का क्या होगा स्टेरिक रिपल्सन, और हम कहाँ लगाएंगे Br को, कहाँ लगाना पसंद करेंगे इस NH के रिस्पेक्ट में, इस NH के रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन। बन गया प्रोडक्ट, बहुत आसान, बन गया प्रोडक्ट। ये और लीजिए, कुछ याद नहीं करना है, सब फालतू का, सब याद बात नहीं करना है। लीजिए ये देखो इसका लगाओ Cl2Fe करा दीजिए। ये क्या है सी पे प्लस चार्ज यहाँ पे आएगा, सी पे प्लस आएगा, सी पे प्लस चार्ज आएगा इस पे पार्शियल प्लस। तो ये है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, यहाँ CH2 ये है एक्टिवेटिंग ग्रुप। इसके हिसाब से ये रिंग डीएक्टिवेटेड है तो CH की रिस्पेक्ट में अब ये इसी रिंग में Cl लगेगा क्योंकि ये एक्टिवेटेड रिंग है। अब CH2 कैसे एल्काइल ग्रुप कैसे होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा पैरा वाला, ऑर्थो पे भीड़ जाता है स्टेरिक रिपल्सन। तो ये है मेजर प्रोडक्ट कौन सा पैरा वाला Cl, पैरा वाला। तो ये था कंप्लीट। बहुत सारे टर्म हमने देखे, डाई सब्शन ऑर्थो पैरा, ठीक है। जनरल टर्म समझना, ध्यान देना, सारा का सारा कंक्लूजन समझना। एसेंस आप समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब करते रहिए ऑर्थो पैरा। क्या मेन एसेंस क्या था कि सर पूरा का पूरा फोकस कर रहे थे किस बात पे, स्टेबिलिटी ऑफ एनियम आयन पे।
स्टेबिलिटी ऑफ एरेनियम आयन पे पूरा फोकस था सर का, उससे सारे जवाब आ जाते हैं। ठीक है, आई होप कि आप समझे। पिछला लेक्चर भी देखिएगा, इससे पहले हमने इलेक्ट्रोफिलिक किया था। अब हमको बाकी क्या करना, कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है एल्केलाइन के एमएनओ4 के साथ साथ में जो हमने फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन लिखा था लास्ट लेक्चर में, एल्काइलेशन एसाइलेशन, उसकी कुछ लिमिटेशंस होती है। वो लिमिटेशन मैं वहाँ नहीं लिख पा सकता था। उन लिमिटेशन को जानने के लिए पहले आपको ये सब टर्म एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग जानना था, इसलिए पढ़ाया गया। इसको देखिए, सीक्वेंस में चीज़ें होंगी, आपको बहुत मजा आएगा। बाद में हम क्वेश्चन डिस्कशन भी करेंगे, जरूर देखिएगा। लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और साथ साथ में और भी लेक्चर्स हैं वो जरूर देखें। डाउट कोई भी फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक से आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।